हाँ जी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th सीबीएसई का इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है ना, ये चैप्टर ना बहुत सारे बच्चों को ना बहुत मुश्किल जाता है। द रीजन इज इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है। अब सुनो, बेसिकली ना ये चैप्टर इतना मुश्किल है ना कि जिस उम्र में तुम लोगों को हसीन सपने आने चाहिए उस उम्र में ना ये चैप्टर बहुत तुम्हें मतलब डरावने सपने देगा, है ना। लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि मैं इसको बहुत बेसिक से पढ़ाऊँ, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और इसमें बहुत सारे मैंने सवाल ऐसे रखे हैं जो तुम लोगों की प्रैक्टिस से होके और पीवाईक्यूज रखे, सो दैट तुम्हें अंडरस्टैंड हो कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते अपन कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? सर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट का फ्लो। क्या बोलते हैं अपन? करंट चलना, करंट, है ना। इतना ही पता है हमें, करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बात बताओ, माना इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे अगर किसी को प्रैक्टिकल करना है तो एक काम करो, घर में तुम्हारे स्विच बोर्ड होगा, उस स्विच बोर्ड में जाओ और अपना उंगली डाल दो, बस बढ़िया से प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने आ जाना, है ना। चलो अब सुन, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट। अब सिर्फ करंट क्या होता है, क्या चार्ज होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी है किसकी? चार्ज की। सबसे पहले बात किसकी करनी है? चार्ज की। तो चलो आ जाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो क्या बोला है उन्होंने, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये क्या बोला था मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल मतलब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की ना बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं होगी अलग से कि चार्ज क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज चार्ज इज अ बेसिक एंटिटी। इससे ही अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है? चार्ज को पढ़ना होता है। एक मिनट, शायद एंगल, आई होप अभी एंगल क्लियर है। ओके चलो बढ़िया। अब सुनो, तो चार्ज क्या होता है? बेसिकली एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ बेसिक एंटिटी। क्या बोल सकता है इसको? बेसिक एंटिटी, जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है चलो, तो अभी चार्ज होता क्या है? चलो अगर बात करें हम चार्ज की, तो सिंपल सी बात है भैया, चार्ज होता है, चार्ज डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। चलो अब इधर ध्यान दो, चार्ज डिनोट करेंगे अपन किससे? क्यू से। अब क्यू जो है, ये क्यू क्या होगा तुम्हारा? अब क्यू मतलब होता है तुम्हारा चार्ज। क्यू क्या होता है तुम्हारा? चार्ज। और अगर इसकी बात करूं मैं, अरे यार, हाँ जी, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, चार्ज क्या होता है? एक बेसिक एंटिटी होती है। चार्ज क्या होती है? एक बेसिक एंटिटी, मतलब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब ये होती है तुम्हारी बेसिक एंटिटी, क्योंकि हम चार्ज से ही ना सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? चार्ज इज द बेसिक एंटिटी, जिससे अपन क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सीखेंगे। अब बचपन से जानते आ रहे दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक कौन सा होता है सर? पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। एक और प्रॉपर्टी की बात करूं तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, तुम समझो। दोनों अपोजिट अट्रैक्ट, सुनते हो ना? क्या बोलते हैं अपन? अपोजिट अट्रैक्ट। बट गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस। चलो, तो अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं बोलो? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आया ना? कोई डाउट आता? तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी अपनी, है ना। दूसरा क्या बोलता है? चार्ज इज कंजर्व। अब चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होता है? सुनो, मान लो मैंने एक बक्सा लिया और उस बक्से में ना 3 कूलम, उसके बाद 4 कूलम पॉजिटिव, जो चार्ज कूलम है तुम्हारा, है ना, 4 कूलम और -3 कूलम, ऐसे 3 चार्ज लिए और बक्से को ना मैंने ऐसे शेक कर दिया। और तो तब दूसरा चार्ज क्या आया तुम्हारा? फिर भी अब देखो, इसका टोटल चार्ज कितना रहेगा? 4 और 3 7, 7 - 3 4, तो इसका भी चार्ज कितना रहेगा? 4 कूलम। ये क्या है तुम्हारा? नेट चार्ज, है ना। वैसे ही अगर मान लो बक्सा शेक किया और कुछ चार्ज ऐसे हो गए, 3 कूलम, उसके बाद 5 कूलम, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? फिर से -4 कूलम। अब देखो इनका भी नेट कितना रहेगा? इसका भी नेट कितना रहेगा? 4। इसका भी नेट कितना रहेगा? 4। मतलब टोटल चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व। मतलब क्या बोल सकते हो? चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो यहाँ पे ही दिया है क्या? चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब चार्ज को तुम क्या क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है तुम्हारी, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, मान लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें, अगर चार्ज को अपन डिनोट करते क्यू से, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? एक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 9th में पढ़े थे सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -19 कूलम। और ये माइनस क्या शो करेगा? बस ये जो आगे लगाया मैंने वो शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा?
पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सुनो मेरी बात, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर मैं बात करूं दो इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं तीन इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो तीन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? Q इज इक्वल टू 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर ये लिखने के लिए बहुत बड़ा नहीं हो रहा? इससे अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा? ई कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा? ई। तो सुनो मेरी बात, अगर मैंने इसको ई कंसिडर कर दिया और चार इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू 4e। पांच इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? Q इज इक्वल टू 4e। वैसे ही एन इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? Q इज इक्वल टू Ne। क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू Ne। और बेटा इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक और बढ़िया बात होती है कि ये जो n है ना, वो n हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा होल नंबर। कैसे? सुन, अगर मान लो सपोज करो कि तुम किसी केले वाले के पास गए ना, फ्रूट शॉप पे, और फ्रूट शॉप पे जाने के बाद तुमने बोला भैया एक काम करो, मुझे 3.5 केले दे दो, 4.5 केले दे दो। वैसा पॉसिबल है क्या? नहीं। 4.5 सेब दे दो, 5.5 सेब दे दो। भैया कुछ और देंगे, सेब देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तो तुम्हारे जो एप्पल वगैरह ले रहे हो तो 3 ले सकते हो, फिर 4 ले सकते हो। 3.5 4.5 ले सकते हो क्या? नहीं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी, एक तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, चार, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3.5 होंगे क्या? नहीं। 4.5 होंगे क्या? नहीं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जेस क्वांटाइज। मतलब क्या? इसका फॉर्मूला क्या बनता है? Q इज इक्वल टू Ne। और अगर मैं बात करूं इसके यूनिट्स की, इसका यूनिट बनता है बेटा, यूनिट इज इक्वल टू, इसका बनता है यूनिट कूलम। क्या यूनिट बनता है? कूलम। अब कूलम क्यों पढ़ा? एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था, ठीक है। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। 11th 12th में जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा तभी इनका लॉ तुम्हें सीखना है। तो आई होप चार्ज सबको क्लियर है। चार्ज क्या होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी वजह से, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। हम बेसिकली किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की। फिर पॉजिटिव चार्ज देखा हमने, नेगेटिव चार्ज देखा। एडिविटी मतलब क्या? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, 3 कूलम प्लस 4 कूलम, डायरेक्टली कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 कूलम आ जाएगा कि नहीं? तो ये क्या होता है? तुम अलजेब्रिकली इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ तक आई होप चार्ज सबको क्लियर है। अब आगे बढ़े, चलो। अब बात करते एक सवाल, क्या बढ़िया है, देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है? 1 कूलम। अब सुनो मेरी बात, अच्छे से याद रखना कभी भी। अरे सवाल नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। चलो इधर ध्यान दो। अब दिख रहा है? हाँ चलो। अब सवाल क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक बात बताओ, जब भी तुम कोई सवाल सॉल्व करो, जब भी कोई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो एक बार एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें गिवन डेटा लिखने आना चाहिए। अक्सर गिवन डेटा क्या होता है? सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब क्या गिवन है? क्यू गिवन है ना। क्यू कितना गिवन है? 1 कूलम। अच्छा, पूछा क्या है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या निकालना है सर? एन निकालना है। एन को मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, क्यू पता है, एन पता है, एक और चीज हमें जो ऑलरेडी ना बता के भी पता होती है, कौन सी? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा दिल की बातें समझ लिया करो, इन्होंने दिया नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला ढूंढा याद आ रहा है क्या, जिसमें क्यू हो, एन हो और ई हो? ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था क्या हमने? देखा था क्या? देखा था? कौन सा? सर क्यू इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला था। क्या था? क्यू इज इक्वल टू एन ई। अच्छा एक बात बताओ, क्यू पता है क्या? हाँ सर। कितना है? 1 कूलम। एन पता है क्या? सर नहीं, वही तो निकालना है। और क्या निकालना है हमें? ई निकालना है ना। चलो अब एक बात बताओ, अगर हमें क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मल्टीप्लाई इधर जाने का क्या होगा? डिवाइड। तो एन का नंबर कितना आएगा? एन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक बात बताओ, अच्छा सुन, ये 1 कूलम था ना, ये भी क्या होता है? चार्ज कूलम में होता है। तो यहाँ पे कूलम लिख दिया, यहाँ पे कूलम लिख दिया, कूलम कूलम गेट्स कैंसिल। और वैसे भी एन का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं, वो तो बस नंबर है ना बेटा। चलो तो 1 पॉइंट, अच्छा -19 ऊपर जाने का क्या बना? +19। तो 1 इंटू 10⁻⁻+19 अपॉन 1.6। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 10/16। अब सोचते रहना सर कैसे किया, मैथमेटिक्स में इसका आंसर है ना, अपॉन 10⁻+19। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5/8 इंटू 10⁻⁻+19। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने में? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। कितने में? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। आई होप सबको क्लियर है कि ये सवाल कैसे किया हम लोगों ने। देखो जब भी कोई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एक चीज को याद रखना, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो तुम्हें बस कोई ना कोई गिवन डेटा लिखना, और जैसे ही तुमने गिवन डेटा लिख दिया तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। आगे बढ़े, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया। अब देखते क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज देखा। अब इस चार्ज जब मूव करेगा तब क्या होगा?
अब तक तो हमने चार्ज देखा सिर्फ इलेक्ट्रॉन है सर, हाँ पता चल गया, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या, एक मिनट है, एक सेकंड, इसके बाद क्या, अब देखो इसके बाद अगर मान लो कोई चार्ज है, अब इमेजिन करो हम क्या दिखेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब सुनो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, चलो इधर ध्यान, पोटेंशियल डिफरेंस सर आखिर आखिर में होता क्या है। एक बात बताओ, इमेजिन करो कि तुम्हें मैंने ना एक कमरे में बंद कर दिया, कमरा मतलब एक छोटे से कंटेनर में ऐसे बंद कर दिया, और तुम्हारा बस उतना काम है कि नीचे बहुत सारे ऐसे बॉल पड़े, उन बॉल को यहाँ से उठाना है और ऊपर लेके जाना है, क्या करना है, बस तुम्हें उठाना है और ऊपर लेके जाना है। अब सुनो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या, तुम्हारा काम क्या है, बस नीचे बॉल पड़े, उन बॉल्स को उठाओ और ऊपर रखो, उठाओ और ऊपर रखो, उठाओ और ऊपर रखो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वैसे ही एग्जैक्टली चार्ज के साथ होता है। सपोज इमेजिन करो कि मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया है ना, अब क्या ले लिया, एक कंटेनर, अब सब समझाऊंगा, बस पहले ध्यान से समझ लेना मेरी बात। मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, एक कंटेनर, और यहाँ पे कौन खड़ा है, अपना बालक खड़ा है, कौन खड़ा है, अपना बालक। अब बालक का काम बस क्या है, बालक, अच्छा ये अलग हो गया है ना, चलो तो बालक का काम क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स रखे, इन बॉल्स को क्या करना है, नीचे से उठाना है, ऊपर लाके रख देना है, नीचे से उठाना है, ऊपर लाके रख देना है, नीचे से उठाना है, ऊपर लाके रख देना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो बालक है वो बॉल्स पे वर्क कर रहा है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहा है, मतलब वर्क ही तो कर रहा है ना। मतलब बालक जो है बॉल को नीचे से उठा के ऊपर रख रहा है, मतलब बालक बॉल पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है तुम्हारे किसमें, बैटरी में। बैटरी में अलग अलग टाइप के, जैसे लिथियम आयन बैटरी ले लिया, अलग अलग बैटरीज ली, उसमें अलग अलग कलर के तुम्हारे अलग, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स का काम भी एग्जैक्टली यही होता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे के पोटेंशियल से उठा के दूसरे पोटेंशियल तक रख देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, नीचे इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लूइड जो है, वो केमिकल जो है, वो क्या कर रहा है, नीचे से इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे से उठा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। अब इमेजिन करना, ये है तुम्हारी बैटरी, ये क्या है, तुम्हारी बैटरी, और ये जो बंदा है वो है तुम्हारा वो सेल के अंदर का केमिकल। अब ये केमिकल क्या कर रहा है, नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को उठा के ऊपर लेके जा रहा है, हाँ यार ना। तो धीरे धीरे के यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से तुम्हारी क्या बनती है, बैटरी बनती है। क्या बनेगी, बैटरी, मतलब ये होगा तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल, ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि बैटरी में निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल आता कैसे। मतलब मैं वही तो समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली इस केमिकल ने क्या किया, चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके आया, मतलब वर्क डन। और उसके लिए क्या किया उसने, काम किया कि नहीं किया, मतलब वर्क डन टू अ मूव यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्या होता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो मतलब किसी भी चार्ज पे अगर मैं वर्क करता हूं और उसको क्या करता हूं, बस 2 पॉइंट्स के बिटवीन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता हूं, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज एक और याद रखना, ठीक है सुन, जैसे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो कॉन्सेप्ट दिए तुम्हें, एक क्या दिया है तुम्हें, पोटेंशियल, ओके चलो क्या बात है, और दूसरा क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है सर, जिस पोटेंशियल का डिफरेंस हो पोटेंशियल डिफरेंस ना। सुनो, अगर मान लो मैंने कोई चार्ज यहाँ पे क्यू ले लिया, क्या है, यूनिट चार्ज। अब क्या इस जगह की पोजीशन तुम्हें पता है क्या, नहीं सर, मतलब इस जगह को मैं बोलूंगा इन्फिनिटी। क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी। तो किसी भी चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से उठा के एक नोन पॉइंट तक लेके जाऊं, जैसे सपोज इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए, अब इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए क्या मैंने वर्क किया क्या, हाँ सर। इस चार्ज को अगर मुझे यहां से उठा के यहाँ पे लाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ किसको, चार्ज को उठाने के लिए। कहाँ पे, 1 कूलम, मतलब क्या, अभी बोला मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज को ही क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं अगर इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, कहाँ से उठा के कहाँ तक, इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक, तब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक लेके जा रहा हूं और उसको वर्क कर रहा हूं उस पर, इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन सोचना जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, 2 पॉइंट। अब सुन, वर्क डन ऑन वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक लाया था ना, अगर मैं ऐसा लिखूं क्यू, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, और क्यू ये पॉइंट तुम्हारा बी है, क्या दोनों के दोनों पॉइंट नोन है क्या हमें, हाँ यार ना। तो जब मैं ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक ला रहा हूं, इसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो जब 2 पॉइंट पता होंगे तब बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक पॉइंट पता हो और दूसरा ना पता हो तब क्या बनेगा, पोटेंशियल। याद रखना। अब एक बात बताओ, मतलब मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात बताओ,
क्या मैंने चार्ज पे वर्क किया है क्या? हाँ सर, मैंने चार्ज पे वर्क कर दिया। अपॉन किस पे वर्क किया? मैंने चार्ज पे किया, तो अपॉन क्यू। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका फॉर्मूला बन गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। आई होप सबको क्लियर है मेरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब सुनो, मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? जैसे एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया, ये चार्ज कहाँ पे है? फिलहाल इन्फिनिटी पे। इसको मैं इस पे क्या किया? मैंने वर्क किया। और कितना चार्ज, याद रखना कितना चार्ज है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? अपन यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं किसी चार्ज को वर्क कर रहा हूं, कहां से लेके कहां तक लाने के लिए? इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लाने के लिए, तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ या ना? अब सुनो मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा? मतलब मैंने क्या किया? वर्क किया। किस पे? यूनिट चार्ज पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो वर्क का यूनिट क्या होता है सर? जूल होता है। पढ़े थे हम पिछले साल, है ना? अरे पिछले जन्म में, सॉरी पिछले साल के पिछले जन्म में। और क्यू क्या था तुम्हारा? क्यू था चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? अभी तो देखा, कूलम। तो जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट। दो यूनिट बोल सकते हो तुम, एक तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? वोल्ट भी बोल सकते हो। अब सुनो मेरी बात, तो आई होप ये सबको क्लियर है। अब सवाल कभी कभी ना ये भी पूछ सकते हैं, तुम्हारे बुक में इंडेक्स क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट ऑफ अगर तुम्हें पोटेंशियल क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये 1 चाहिए, अगर मुझे ये 1 चाहिए, तो मुझे काम भी कितना करना पड़ेगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। कितने पे? पर यूनिट चार्ज पे। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज पे अगर मैं कितना 1 जूल ऑफ वर्क करता हूं, तो मुझे कितना पोटेंशियल मिलेगा? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल मुझे मिलेगा। वी फॉर क्या होता है? वोल्ट। याद रखना, इसकी यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब ये भी कैसे आया? कुछ नहीं, साइंटिस्ट के नाम पे आया है ना। चलो, अब बात करते हैं किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की। अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो बात बताओ, क्या चार्ज, अपना चार्ज यहाँ पे था, जिसका पॉइंट मुझे पता है ए। दूसरा चार्ज कहाँ पे होता है? जिसका पॉइंट मुझे पता है बी। क्या अब दोनों के दोनों पॉइंट पता है क्या? हाँ या ना? अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ना तुम ऐसे समझो, घर में तुम्हारी टंकी है, ऊपर रखी होती है ना, और वहां से पानी क्या आता है? नीचे आता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि जो पानी तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है? हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल। वैसे भी यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चार्ज कहाँ से कहाँ आता है? हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक। अब यहाँ का अगर हायर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? डब्ल्यू ए होगा। हाँ या ना? अगर इसका लोअर पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ आ रहा है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब एक बात बता लो, अगर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहा है, अभी तो पता था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू। इस बी पे पोटेंशियल मैं बोलूंगा VB है। कितना पोटेंशियल है? VB। इस पे पोटेंशियल कितना है तुम्हारा? VA पोटेंशियल है। अब हाई पोटेंशियल कहाँ पे? VA पे था ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? VA माइनस VB, यही तो आया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यहाँ पे अलग वर्क था, यहाँ पे अलग वर्क था, दोनों का डिफरेंस ही क्या आ जाएगा? VA माइनस VB आ जाएगा। अब सुनो, VA माइनस VB लिया मैंने, क्या VA पे वर्क कितना है? WA अपॉन चार्ज कितना है? Q। ओके, माइनस बी पॉइंट पे, इस बी चार्ज पे कितना वर्क है? WB अपॉन चार्ज। क्या सेम ही है? क्या चार्ज चेंज हुआ क्या? मतलब क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ पे 1 कूलम था सर, इधर लेते लेते आके 3 कूलम हो गया, 4 कूलम हो गया, हाफ कूलम हो गया। नहीं, चार्ज तो क्या सेम ही है ना, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे? बस WA माइनस WB अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू। और यही तुम्हारा फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी का। किसका फॉर्मूला बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें फॉर्मूला तो यही है बेटा अपने, जो डब्ल्यू बाई क्यू वाला होता है ना, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप सबको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है। कोई डाउट याद है? चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स बनाने तो नोट्स बना लो, ठीक है? अदरवाइज मैं तो शेयर करूंगा ही इनके नोट्स, बट आई होप सबको क्लियर है। क्या बात है, आगे बढ़े? चलो बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या दिया? डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग करंट। नेम द डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। अच्छा, एक बात बताओ, सवाल को पढ़ो। अब ये पीवाई क्यू है, ठीक है? क्या सवाल दिया है? एक सेकेंड में, हाँ सवाल क्या दिया है देखो एक बार। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? अभी हमने बोला कि इफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, क्या बोला मैंने? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा ठीक है, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय
क्यू, अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, और इनकी वजह से क्या लिखते हैं अपन, वोल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट। आगे देखो, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, अच्छा, इन वर्क्स और चार्ज, तो क्या इसका यूनिट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, एक सेकंड, चलो हाँ, क्या समझ में आ रहा है सबको, चलो बढ़िया बढ़िया, अब इधर ध्यान देना। तो एक सेकंड ना, ये थोड़ा इशू चल रहा है मेरे सेटअप का, थोड़ा माफ कर देना भाई, यहाँ पे थोड़ा है ना, चलो क्या है, अभी देखो यहाँ पे आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, तो ये सवाल सॉल्व हो गया, चलो बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट। सबसे पहले हमें देखना है करंट, देखते हैं ना, सबसे पहले क्या देखना है हमें, करंट। अब सुनो मेरी बात, करंट क्या होता है, करंट की अगर मैं बात करूं, इसको रहने दो, अपन बात करेंगे किसकी, करंट की, किसकी बात करेंगे, करंट। अब थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना, मैंने क्या बोला था, फिर से रिवाइज करते हैं चीजें। हमने क्या बोला सबसे पहले, चार्ज, क्या बोला, चार्ज क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा सर, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, क्या ये तुम्हारी बैटरी है क्या, हाँ या ना, इस बैटरी के अंदर क्या, फिर सेल के अंदर के फ्लूइड ने क्या किया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए क्या, कोई डाउट यहाँ तक, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मैंने इसके साथ वायर कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, वायर। अब एक बात बताना भाई, क्या वायर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, अब ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन्स को हम डालते हैं, नहीं, ऑलरेडी वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है क्या। अब इमेजिन करना कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें शांत बैठे, किसमें, शांत बैठे, लेकिन अचानक इमेजिन करो तुम एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो, अचानक वहां से एक भीड़ आ गई और भीड़ ने तुम्हें धक्का दे दिया, क्या उस धक्के की वजह से, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे भीड़ क्या होगी, ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, और ऐसे ही एक दूसरे को डोमिनो इफेक्ट होते होते क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे क्या। तो बैटरी में भी ऐसा ही होता है, एक्चुअल में जब मैंने वायर लिया और उस वायर को टच कर दिया, मान लो मैंने ये वायर लिया है ना, तो इस वायर को, ऑफकोर्स इसमें प्लास्टिक है, लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे ही टच कर दिया, ये प्लग इन है क्या किसी वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, नहीं, जब मैंने इसको टच कर दिया तो क्या मुझे करंट लगेगा क्या, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर है हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये भागेंगे क्या अभी, नहीं, अभी ये क्या है, बस शांत एक जगह पे बैठे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ बैटरी या फिर क्या सेल कनेक्ट कर दिया, तो सेल ने क्या कर दिया, इसको धक्का दे दिया। इमेजिन करो पोटेंशियल क्या करता है, सेल क्या करता है, बस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। जैसे मान लो क्लासरूम में तुम बैठे हो और क्लासरूम में बैठने के बाद इधर उधर भाग रहे हो तुम, है ना, शांत बैठे हो, कुछ मस्ती वस्ती कर रहे हो, जैसे ही टीचर आया तुम्हारा एक तरफ ध्यान होता है कि नहीं होता, वैसे ही बैटरी का भी होता है। देखो अभी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जैसे ये बैटरी होती है, ये बैटरी क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए हेल्प करती है, टीचर की तरह पुश करती है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागेंगे, कौन भागा, चार्ज भागा, कौन भागा, इलेक्ट्रॉन भागे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागेंगे, उसी भागने वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या बोलेंगे, करंट, क्या बोलेंगे, करंट। तो करंट में क्या बोल सकता हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोल सकता हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज, याद रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग रहे कि नहीं भाग रहे, जब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे भागेंगे, करंट क्या होगा, तुम्हारा करंट क्या होगा, जनरेट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं सब बोल सकता हूँ करंट जो है वो कुछ नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज को हम अपन किससे शो करते हैं, क्यू से, किसके रिस्पेक्ट में, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू आए तो मैं याद रखना डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। तो जब भी ये चार्ज किसके रिस्पेक्ट में मूव करे, टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करे, किसके रिस्पेक्ट में मूव करे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को अपन क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट। और बेटा याद रखना, आई को अपन डिनोट करते हैं किससे, करंट को अपन डिनोट करते हैं आई से, किससे डिनोट करेंगे, आई से। तो आई तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आई हो गया तुम्हारा करंट, क्या हो गया, करंट। चलो क्यू क्या हो गया तुम्हारा, क्यू हो गया तुम्हारा चार्ज, क्यू क्या हो गया, चार्ज। और अगर मैं बात करूं टी की, तो टी क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, टाइम। तो आई होप सबको क्लियर है भी ये क्या होता है। तो करंट बेसिकली क्या होता है कि मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन भागने लग जाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब क्या जनरेट होगा, करंट। तो एक बात बताओ, इस वायर को जब मैंने अभी टच कर दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, इस वायर को अगर मैंने टच कर दिया तो अब मुझे करंट लग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको भगाने वाला है क्या, नहीं। जब मैं इसको प्लग इन करूंगा तो कोई ना कोई इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, भगाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स में से भागेंगे भागेंगे भागेंगे, उधर क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। वो अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे ना, बट समझा कैसे करंट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको टच भी करूँ तो यहाँ पे करंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेडी है, यहाँ पे कोई भगाने वाला है क्या, नहीं।
समझा क्या? भागना हर किसी को आता है लेकिन भगाने वाला चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात बोली। चलो कोई डाउट आता है? क्लियर है सबको करंट क्या होता है? तो करंट का, अच्छा करंट का हमने यूनिट नहीं देखा है ना, करंट का यूनिट देखते हैं। चलो अब सुन, जैसे करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, चार्ज फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज। किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्यू। सॉरी, चार्ज किससे डिनोट करोगे? क्यू से। टाइम किससे डिनोट करोगे? टी से। तो क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बना? कूलम पर सेकेंड। क्या बना? कूलम पर सेकेंड। इसी को अपन क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो करंट का यूनिट क्या बनता है? याद रख लेना, एम्पियर बनता है। क्या बनता है? एम्पियर। किसके? कूलम पर सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हो? एम्पियर। अब ऐसा भी तुम्हारे इंटेक्स्ट में एक सवाल है, ठीक है? सवाल ऐसा पूछता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट को ड्रॉ करना है तुम्हें, तो कितने चार्ज को भगाना पड़ेगा, कितने टाइम में? तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट ड्रॉ करना है, कितना करंट ड्रॉ करना है? 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो तुम्हें कितने चार्ज को भगाना पड़ेगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज को। अरे सिंपल सी बात है भाई, डिवाइड करके आंसर 1 आना चाहिए। 1 एम्पियर ऑफ करंट चाहिए तो कितना कूलम चार्ज चाहिए तुम्हें? 1। और कितने सेकंड में पास होना चाहिए? 1 सेकंड में वो करंट पास होना चाहिए, सॉरी चार्ज पास होना चाहिए, सो दैट तुम्हारा कितना करंट जनरेट होगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट जनरेट होगा। आई होप सबको क्लियर, करंट भी क्लियर है अभी। तो अब तक हमने 3 चीजें देखी। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहला देखा चार्ज, उसके बाद क्या देखा? पोटेंशियल, और उसके पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में हमने क्या देखा? करंट देखा हमने। लास्ट में क्या देखा? करंट। आई होप सबको क्लियर है ये बात। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अब ये आगे जैसे मैं सर्किट डायग्राम सॉल्व करूंगा तब तो बताऊंगा ही, लेकिन ये होती है तुम्हारी सेल और बैटरी। इसको डिनोट करते हैं कैसे? देखो सुनो, एक बड़ी दंडी, एक छोटी दंडी। अब ये सिंगल है। बड़ी दंडी होती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और छोटी दंडी क्या होती है तुम्हारी? निगेटिव टर्मिनल। हाँ, एक और चीज, करंट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? अब अगर तुमने देखा होगा, जब मैंने बैटरी बनाई थी तो बैटरी में ऊपर निगेटिव टर्मिनल था, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल था, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे ना, तो वो है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। करंट के लिए कौन सी डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन करंट जाता है पॉजिटिव टू निगेटिव। याद रख लेना, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने लिख के भी दिया था शायद ऊपर। करंट क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भागते हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भागते हैं? ये होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों होता है सर? सुनो, इसको बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल करंट या फिर कन्वेंशनल डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ना करंट की डिस्कवरी हो गई थी। हम लोगों को पता चल गया था करंट क्या होता है क्या नहीं। हमने उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। तो तब साइंटिस्ट ने क्या बोला कि करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है सर? तो करंट कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव ट्रैवल करेगा। लेकिन फर्दर ऑन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो देन वी रियलाइज, अच्छा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब वो कैंसिल तो नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उन्होंने क्या बोला, जैसे डायरेक्शन है वैसे रहने दो, बच्चों को और परेशान करो, है ना। तो वो क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? बैटरी। अब बैटरी को डिनोट कैसे करते हैं बोला मैंने। अगर सेल है, सेल को क्या करोगे? एक बड़ी दंडी, एक छोटी दंडी। बड़ी दंडी पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी दंडी निगेटिव टर्मिनल। अब जब बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे ना, तब जाके तुम्हारी क्या बनेगी? बैटरी बनेगी। क्या बनेगी? बैटरी। बैटरी के लिए क्या करोगे? बस ऐसे बड़ी दंडी छोटी दंडी, बड़ी दंडी छोटी दंडी, बड़ी दंडी छोटी दंडी, ऐसा करके क्या बनेगी तुम्हारी? बैटरी बनेगी। क्या बनेगी? बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही क्या बोला जाता है? बैटरी। और ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? हम बस सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं? भागने लगते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागेंगे क्या जनरेट होगा? ऑफ कोर्स से बात है सर, करंट जनरेट होगा। ये क्या होता है? तुम्हारा सोर्स होता है। ठीक है, चलो अब एक बात करते हैं किसकी? स्विच की। एक बात बताओ, तुम्हारा स्विच होता है क्या? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हो तो देखो, काइंड ऑफ ये ऐसा होता है। पूरा सर्किट तो मैं बनाऊंगा। देखो जैसे अगर मैंने सर्किट बना दिया, ये क्या बन गई? तुम्हारी बैटरी बन गई। क्या बन गई? बैटरी। ये कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल? निगेटिव। अब जैसे ही यहाँ पे जाना है, मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया? अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, अलग होता है, लेकिन हम ड्रॉ करेंगे। चलो अब समझने के लिए बस, अब सुनो, करंट कहां से निकला? पॉजिटिव से। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से भाग रहे हैं? निगेटिव से। याद रखना, करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट निकला 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 निकला, यहाँ पे गया, बल्ब में लग गया, बल्ब जल गया। लेकिन अगर मैंने बीच में ऐसा रख दिया, अब क्या करंट भाग सकता है क्या? करंट जंप तो करेगा नहीं। हाँ या ना? मतलब देखो, करंट आया 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 आया, इधर गया इधर गया, अब आ सकता है कि इधर? नहीं। करंट जंप करेगा क्या? नहीं। अब देखो इसी वजह से, जैसे ही तुम्हारा स्विच ऐसा होता है, मतलब ये क्या? सर्किट तुम्हारा अभी फिलहाल ब्रेक है। जैसे ही तुमने स्विच दबाया, ये क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये मान लो कनेक्ट हो गया, अब क्या करंट को सीधा रास्ता है क्या? और करंट क्या बल्ब के पास जा सकता है क्या? और बल्ब ग्लो कर सकता है क्या? तो आंसर है हाँ। तो स्विच का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को शुरू करना। मतलब ये क्या करता है बेसिकली? ओपन एंड क्लोजेस द सर्किट, और कंट्रोल करता है तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसी वजह से तो अपन क्या यूज करते हैं? स्विच यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बोलो? उसके बाद तुम्हारा आता है, चलो उसके बाद आता है तुम्हारा क्या? एमीटर। क्या आता है? एमीटर। एमीटर यूज होता है टू मेजर द करंट। किसके लिए?
करंट को मेजर करने के लिए, और उसको सीरीज में, अब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, आगे बड़ी विस्तार से डिटेल में अपन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वोल्टमीटर, ये मेजर करता है वोल्टेज को, और ये किसमें कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। और लास्ट में आता है तुम्हारा रजिस्टर, ये करंट को अपोज करता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुम जोर से भाग रहे हो रास्ते पे, तो ट्रैफिक पुलिस होता है ना जो रोकता है कि रुको 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 रुको, वैसे ही क्या करता है, रजिस्टर भी करता है, किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे बढ़ते हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा सबसे बढ़िया चीज, ओहम्स लॉ। क्या आता है, ओहम्स लॉ। अब सुनो मेरी बात, ओहम ने क्या किया था, एक्चुअली ओहम एक बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया ना, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनसे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और वही कंक्लूजन को अपन क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। ये ओहम तो नहीं है ना, ये थोड़ा अलग ही लग रहा है ना, और स्मार्ट लग रहा है। चलो अब देखो, ओहम्स लॉ की बात करते हैं अपने टीचर की तरह। अब सुन, ओहम्स लॉ की बात करते हैं। ओहम्स लॉ क्या होता है, सुन। बेसिकली ओहम ने क्या किया ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी है, तो जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे क्या कर रहे थे वो, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने देखा करंट बढ़ रहा है। चलो हाँ, तो पोटेंशियल किससे नोटिस करते हैं अपन, पोटेंशियल नोटिस करते हैं अपन किससे, वोल्टमीटर से। और करंट किससे मेजर करते हैं अपन, एमीटर से। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज कम कर दिया, करंट भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मतलब क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या तू गया तो मैं गया, टाइटेनिक में डायलॉग है ना, यू गो आई गो, वैसे ही अगर एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा कम हो। सिंपल सी बात है भाई, मैंने क्या बोला, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो भी तुम्हारा, हाँ वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज धक्का देता है इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए। अब जितना स्लो धक्का होगा, क्या उतना स्लो भागेगा, जितना तेज धक्का होगा, क्या उतना वो तेज भागेगा। मतलब जितना ज्यादा बड़ा धक्का उतना वो तेज भागेगा, जितना कम धक्का उतना कम भागेगा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल उतना कम करंट। समझ में आ रहा है क्या होता है पोटेंशियल। चलो अब मतलब इन्होंने क्या लॉ दिया, देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब अगर एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा कम होगा। इसी से बोला था वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें से जितना करंट जा रहा है। लेकिन 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 ये कब वैलिड था, जब उनका टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। एंड एक और चीज, मटेरियल भी क्या था, टेम्परेचर एंड मटेरियल आर कांस्टेंट। अगर ये होगा तो यही सबसे बड़ा ओम्स लॉ का फ्लॉ था, कि ये लॉ कब ये कर रहा था, जब टेम्परेचर और मटेरियल क्या होंगे, कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, तो क्या इस लॉ को फॉलो कर रहा था, क्या नहीं। तो याद रखना, यही ओम्स लॉ का क्या था, लिमिटेशन था। तो क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एंड मटेरियल आल्सो रिमेंस कांस्टेंट। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा कम होगा। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, मतलब हमने क्या बोला, V is directly proportional to I। क्या बोला हमने, V is directly proportional to I। एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा कम होगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुन, इसकी जगह पे अपन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। और वो कांस्टेंट क्या होगा, V इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, और वो कांस्टेंट होगा तुम्हारा R। क्या होगा, R। अब एक और नया कैरेक्टर आया भाई कहानी में, जिसका नाम है, अभी अभी हमने इसका ट्रेलर देखा था, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। नाम क्या है, रेजिस्टेंस। देखो बेटा, रेजिस्ट करना सुना है, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो रेजिस्टेंस का भी वही काम होता है। ये किसको अपोज करता है, ये अपोज करता है करंट को। किसको अपोज करेगा, करंट को। तो सुनो अभी, तो फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, V इज इक्वल टू आई आर। क्या बना फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई, और यही तुम्हारा क्या होता है, ओहम्स लॉ। क्या होता है, ओहम्स लॉ। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, एक ट्रायंगल बना दो बढ़िया सा, बना दिया, अच्छा नीचे से एक लाइन मार दो और ऐसा बना दो, वी आई आर, ट्रायंगल बन गया क्या। हाँ अब देखो सुनो, अब तुम्हें लग रहा होगा सर क्या फालतू फॉर्मूला है, हमें याद रहेगा, लेकिन आगे जाके इतने सारे फॉर्मूलाज आएंगे इसमें तुम्हारा ब्लंडर हो सकता है। तो याद रखना, ट्रायंगल बना दिया ऐसे। अब देखो, अगर वी का फॉर्मूला चाहिए, वी को हाइड कर दो, क्या बना फॉर्मूला, आई इंटू आर बना कि नहीं, आई है ना। आर का फॉर्मूला चाहिए, आर को हाइड कर दो, क्या बना, वी अपॉन आई। अगर आई का फॉर्मूला चाहिए तो आई को हाइड कर दो, क्या बना, वी अपॉन आर। तो इस तरीके से ट्रायंगल को तुम याद रख सकते हो फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट जो होता है, रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करो तो इसका यूनिट होता है ओम। क्या यूनिट होता है, ओम। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, वी अपॉन आई। फॉर्मूला क्या बनेगा, वी अपॉन आई। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखते हैं कौन सा वी आई ग्राफ, देखते हैं क्या देखते हैं अपना, वी आई ग्राफ। अब सुनो मेरी ध्यान से, चलो वी वर्सेस आई ग्राफ क्या देखना है हम लोगों को, वी वर्सेस आई ग्राफ। सुनो एक बात बताओ, ग्राफ आता है क्या, नहीं सर, अरे फिजिक्स का आप मैथमेटिक्स नहीं जानता, आप ऊपर से फिजिक्स में मैथ्स लेके आ रहे हो ना। सुनो बट अब ध्यान से सुनो, कौन सा देखना है हमें, वी वर्सेस आई ग्राफ देखना है। क्या देखना है, वी वर्सेस आई ग्राफ। अब सुनो, ये कौन सी एक्सिस होती है,
पता है सर ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है तुम्हारी एक्स एक्सिस, तो ये होगी वाई। अब वाई पे मैं डिनोट करूंगा वी को, मतलब पोटेंशियल को, और एक्स पे डिनोट करूंगा किसको, आई को, यानी कि करंट को। किसको डिनोट करूंगा, करंट को। तो करंट यहाँ पे आगे बढ़ेगा, वी यहाँ पे ऊपर बढ़ेगा। कोई डाउट आता है, ये क्या बन गया तुम्हारा, ओरिजिन बन गया। क्या बन गया, ओरिजिन। अब देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, देखो इसका स्लोप ऐसे पॉइंट अगर मैं जोड़ता गया I1 I2 I3 I4, यहाँ पे क्या हो गया V1 V2 V3 V4, हाँ या ना। अब प्लॉटिंग पता है ना, इसका और इसका, यहाँ पे इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, इन दोनों को भी ऐसे जोड़ दो, इन दोनों को भी ऐसे क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो ऐसे जब तुम जोड़ते रहोगे, अगर तुम इनको ऐसे जोड़ दिया तो क्या ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, और ये वाला भी पॉइंट बनेगा क्या, तो क्या 4 पॉइंट बने क्या, और इससे अगर क्या स्ट्रेट लाइन जा सकती है क्या, गई क्या, अरे वाह क्या लाइन मारता है ना। चलो ये वाली, चलो अब सुनो, तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन आई क्या, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा पता है, याद रखना, y अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, y अपॉन एक्स। एक बात बताओ, y पे मैंने क्या डिनोट किया है, क्या v डिनोट किया है क्या, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, v लिखूंगा, क्या लिखूंगा, v। एक्स पे क्या डिनोट किया है मैंने, आई डिनोट किया है, क्या क्या डिनोट किया है, आई, तो क्या बन गया, v अपॉन आई। एक बात बताना, फॉर्मूला क्या बना, v अपॉन आई बना ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, एक बार जरा बताना तो। ट्राइंगल याद है क्या, कौन सा ट्राइंगल सर, वी आई आर वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, वी आई और आर वाला ट्राइंगल। आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आई, मतलब ओ तो ये किसका फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, आर। मतलब अच्छा स्लोप मतलब कुछ नहीं होता, ये लाइन होती है, ठीक है, कि अपने सरफेस से कितना इंक्लाइन है। ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा, यही तुम्हारा क्या है, किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ स्लोप की तरह एक्ट करता है। अब सुनो, तो मतलब ये जो स्लोप है किसका, वी वर्सेस आई ग्राफ का, किसका, वी वर्सेस आई ग्राफ का, यही स्लोप तुम्हें क्या शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजिस्टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस कि वी अपॉन आई फॉर्मूला है ना, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसी वजह से वी अपॉन आई ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है तुम्हें, रेजिस्टेंस शो करता है। क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप इट इज क्लियर। चलो अभी ये फॉर्मूला कैसे निकालने, क्या करने अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई होप सबको क्लियर हो गया कि वी वर्सेस आई ग्राफ का, वी वर्सेस आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या शो करता है, हमें रेजिस्टेंस शो करेगा। क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस। विदाउट यहाँ तक पक्की बात। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे सवाल बने, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब सुन आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखते हैं कौन सा आई वर्सेस वी ग्राफ, कौन सा ग्राफ देखेंगे, आई वर्सेस वी ग्राफ। अब सुनो शांति से, मतलब यहाँ पे अब आई वर्सेस वी, मतलब ये कौन सी एक्सिस है बोलना फिर से, ये वाली है सर वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली है सर एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो ग्राफ कौन सा है, कट हो जा भाई। चलो ये कौन सा एक्सिस है, ये देखो ये एक्सिस है तुम्हारी कौन सी, आई, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या शो कर दिया अभी, आई शो कर दिया, करंट। और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या शो कर दिया, वोल्टेज शो कर दिया। अब ये ग्राफ क्या बना, आई वर्सेस वी। पुराना वाला ग्राफ क्या था, वी वर्सेस आई। इसका भी कौन सा पॉइंट होगा, ये ओरिजिन। अब ये क्या बनेगा, V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये क्या बनेगा, फिर से बोलो, बोलो बोलो, I1 I2 I3 I4 और I5, और आगे जाके I6 भी बना देना, ठीक है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पॉइंट क्या बनेगा, ये ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे, बना लेना घर बैठ के, है ना। चलो इससे भी क्या स्ट्रेट लाइन जाएगी क्या, हाँ या ना। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगी, ये भी एक स्लोप ही है, मतलब ये स्ट्रेट स्लोप देखो, तुम क्या घसरगुंडी पे गए हो क्या कभी, तो हम बोलते हैं इंक्लाइन है, तो क्या ये भी लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन है कि नहीं, तो ये क्या बन जाता है, तुम्हारा स्लोप बनता है। क्या बनता है तुम्हारा स्लोप। अब सुनो, हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है ना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y बाय एक्स। क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, y बाय एक्स। अब y एक्सिस पे क्या है सर, y एक्सिस पे तो करंट है, x एक्सिस पे क्या है सर, x एक्सिस पे तो वोल्टेज है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, i बाय v फॉर्मूला बना। क्या बना, i बाय, सर ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, v बाय i तो है, i बाय v तो कोई फॉर्मूला ही नहीं। लेकिन फिर से याद करो वो ट्राइंगल, क्या ऊपर v इधर i इधर क्या जाएगा r, r का फॉर्मूला क्या बना, v अपॉन i। तो आई बाई वी किसका बनेगा, उल्टा 1/r बनेगा कि नहीं, क्या बनेगा 1/r। विदाउट यहाँ तक मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आई वर्सेस वी ग्राफ में, किसमें, आई वर्सेस वी ग्राफ में, आई वर्सेस वी ग्राफ में बताओ क्या होता है, स्लोप, स्लोप
स्लोप क्या करता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स, मतलब उसको कंडक्टेंस बोला जाता है बेसिकली, लेकिन अभी है नहीं तुम्हें, एक तो आईसीएसई बोर्ड में या फिर 11th-12th में, बट क्या बोलता है उसका इनवर्स होता है ग्राफ में, स्लोप इनवर्स टू रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है इनवर्स टू रेजिस्टेंस, इनवर्स टू रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर इनवर्स टू रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो सुनने के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए याद रखना, इनवर्स टू रेजिस्टेंस मतलब देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है ना, तो जो करंट को हेल्प करेगा वो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। तो अगर आर रेजिस्टेंस है तो 1/r क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा। अरे भाई कोई रोक रहा है और कोई छोड़ रहा है, तो रोकना और छोड़ने वाला अलग अलग होंगे कि नहीं, तो 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, बस याद रखना एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, है ना। चलो, तो आई होप अभी वी वर्सेस आई ग्राफ और आई वर्सेस वी ग्राफ क्लियर होगा। याद रखना वी वर्सेस आई ग्राफ में स्लोप क्या शो करता है, रेजिस्टेंस, तो आई वर्सेस वी ग्राफ में स्लोप क्या शो करता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या फिर 1/r। इसके सवाल कैसे बनते हैं अभी अपन देखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा तुमने, है ना। चलो या फिर रिवर्स करके लेना, रिवाइंड ऐसे टक 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 करके। चलो अब सुनो, अरे बाप रे क्या बढ़िया सवाल है, सुनो क्या सवाल दिया है, द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें दो वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी, करंट की गिवन है प्लॉट करने में, है ना, और दूसरा कौन सी गिवन है हमें, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू। आई होप सबको क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, क्या दिया है, ड्रॉ अ ग्राफ एंड प्लॉट बिटवीन, क्या ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, किसके बीच में ग्राफ निकालना है हमें, वी और आई का ग्राफ, और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। एक बात बताओ, इन दोनों को देखा तो दिल में एक ख्याल आया कि सर वी वर्सेस आई ग्राफ का कौन रेजिस्टेंस शो करता है, स्लोप रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब सबसे पहले तो क्या बना देने का, ग्राफ बना दूं, क्या बना दूं, क्या चलो बना दिया, तुम बोलते हो तुम बना दो, अरे गिर गया स्टाइल है ना। चलो अब सुनो, हाँ, तो क्या होता है वी वर्सेस आई ग्राफ, तो यहाँ पे क्या है वी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा आई। चलो 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 जल्दी एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है, जीरो होता है ना ओरिजिन से, करंट स्टार्टिंग में कितना है 0.4, फिर आगे जाके कितना आया तुम्हारा, आगे जाके कितना आया 0.4, उसके बाद कितना आया तुम्हारा 0.8, चलो चलो ग्राफ बनाओ, चलो कितना आ जाएगा 1.2, फिर कितना आ जाएगा 1.6, कितना आ जाएगा फिर 2.0। अरे भाई साहब एक बात बताइए मुझे, ये करंट है और ये क्या है तुम्हारा वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो गया 1.2, आगे जाके क्या बना 2.4, फिर क्या बना 3.6, और लास्ट में क्या बना 4.8, और एक और क्या है तुम्हारा 6, कितना है 6। अब सुनो, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग आती है क्या, कैसे बनाना है सर, इन दोनों को इधर कर दो, इधर इधर, इन दोनों का क्या आएगा इधर, इन दोनों का क्या आएगा इधर, तो मतलब मैं ऐसा ड्रा कर दूं क्या कि स्ट्रेट लाइन तुम्हारी कुछ इस तरीके से बनेगी, हाँ यार ना, इन दोनों का पॉइंट इधर आएगा, इन दोनों का पॉइंट इधर आएगा, बना लेना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, अब ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्लोप। अब स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y बाय एक्स होता है, स्लोप क्या होता है y बाय एक्स। लेकिन सर अब y तो पूरा थोड़ी नहीं ले सकते, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनो अब क्या करना है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालो ना, जैसे ये वाला पॉइंट लिया मैंने और ये वाला पॉइंट लिया, तो क्या स्लोप इतना बना क्या, अरे सिंपल सी बात है ना, ये दो पॉइंट लिए तो स्लोप तो ऐसे ही बना ना इन दोनों पॉइंट के बीच, तो क्या ये वाला स्लोप बना क्या, अच्छा इसके लिए आई कौन सा है, क्या ये वाला है क्या है, इसके लिए आई कौन सा है, ये वाला है क्या, मतलब इतने पोटेंशियल पे आई इतना था, इतने पोटेंशियल पे आई इतना था, बोला तो था जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, देखो ना ऊपर जाते जाते जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, देखो इधर जीरो, इधर पोटेंशियल 1.2 हुआ तो करंट कितना हुआ 0.4, 2.4 हुआ तो 0.8, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब स्लोप हमें इसका निकालना है, तो इसको बोल दो V2, क्या बोल दोगे V2, इसको क्या बोल दोगे V1, इसको क्या बोलोगे I2, इसको क्या बोलोगे I1, तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। सुनो मेरी बात, V2 की वैल्यू कितनी है सर, V2 की वैल्यू 3.6, कितनी है वैल्यू 3.6, V1 की वैल्यू कितनी है सर है 2.4, कितनी वैल्यू है 2.4 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है 1.2 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 0.8। हाँ यार ना, 3.6 में से 2.4 गया, बचा कितना 1.2, 1.2 में से 0. गया बचा कितना 0.4, इसने इसको मार दिया, कितना आया 3 ओम आया, कितना आया 3 ओम, निकल गया क्या रेजिस्टेंस जो चाहिए था। अब सुनो एक और चीज है ना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सूचना बोल के लिख लेना, अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बजाय ये वाला पॉइंट ले लेता और ये वाला पॉइंट ले लेता, तो क्या स्लोप ऐसा बनता। अब इस वोल्टेज पे करंट कितना है तुम्हारा 2 है, इस वोल्टेज पे करंट कितना है तुम्हारा 1.6 है, मतलब इन दोनों के बीच का स्लोप, तो वो अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4.8 अपॉन कितना आ जाएगा, बोलो तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 माइनस 1.6, ये भी कितना है 1.2 अपॉन 0.4, जो कि कितना होगा तुम्हारा 3 ओम होगा, कितना होगा। लेकिन एक सेकेंड सर, दो दो पॉइंट का क्यों, मैं 3 पॉइंट का ले लूंगा, चलो मान लो, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक, कौन सा लिया मैंने 6 और कौन सा लिया 2.4 लिया,
जैसे 1.2 लिया, फिर 1.2 से लेके 6 तक इतना बड़ा स्लोप ले लेता हूँ मैं ना। अब इसका देखते हैं क्या है, समझ लेना ड्राइंग थोड़ी अपनी खराब है ना, इतना स्लोप ले रहा हूँ मैं। अब सुनो एक बात, तो V2 क्या है तुम्हारा 6, इनिशियल क्या है तुम्हारा 1.2 अपॉन ये कितना है तुम्हारा, बोलो बोलो, 6 पे कितना है 2, और ये कितना है, बोलो बोलो कितना है 0.4। अरे सर यहाँ पे गलत आएगा, 6 में से 1.2 गया, बचा कितना 4.8। आया ना, मैथमेटिक्स अपना कच्चा है, बोल दो जरा 4.8 बचा कि नहीं बचा, 2 में से 0.4 गया, बचा कितना 1.6। अब जितना मुझे 16 का टेबल आता है भाई साहब, ये तो 3 ही होता है ना, 16 3 हजार कितना होता है, 16 3 हजार कितना होता है 448 होता है, तो 1.6 3 हजार कितना होगा 4.8। मतलब आप कहना क्या चाहते हो बता दो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट का, तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों के बीच का स्लोप हमेशा कितना रहेगा, 3 ओम रहेगा। कितना ओम रहेगा, 3 ओम। और ऐसे अलग अलग पॉइंट का स्लोप भी अगर सेम है तो उसको बोला जाता है ओहमिक कंडक्टर। क्या बोला जाएगा, ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, स्लोप क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर। और अगर स्लोप अलग अलग आ रहा है, मान लो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलोगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर। आई होप ये सबको क्लियर है। चलो लिख लो जल्दी, चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड, लिखो। चलो क्लियर है सबको, चलो क्या बात है, अब आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो एक और सवाल, देखो क्या बात है। हाँ अब एक और सवाल, एक और कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट सुनो, एक और कॉन्सेप्ट बदले हैं, फिर इसके बाद ये सवाल कर लेंगे। अब लिखो चलो, अब अगर मान लो ये कौन सी एक्सिस थी, एक सेकंड एक सेकंड, ये कौन सी एक्सिस थी, ये एक्सिस थी तुम्हारी वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है तुम्हारी, एक्स एक्सिस। वाई पे हमने क्या दिया था, वोल्टेज। आई पे क्या, एक्स एक्सिस पे क्या दिया था, करंट दिया था। मतलब यहाँ पे ऐसे स्लोप बन रहा था ना। अब सुनो, अगर मान लो मैं 3 स्लोप भी तो बना सकता हूँ ना, अरे मेरी मर्जी भाई, कितने भी स्लोप बना सकता हूँ। इस स्लोप, अब देखो किसका थीटा एक्स एक्सिस से ज्यादा है, किसका थीटा एक्स एक्सिस से ज्यादा है। सुनो, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, ये हो गया तुम्हारा थीटा 3। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो किसका थीटा, इसको बोला मैंने R1, इसको बोला मैंने R2, इसको बोला मैंने R3। अब मैंने फिर से बोला था स्लोप मतलब क्या, कि तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन है। अब जो ज्यादा इंक्लाइन होगा वो ज्यादा स्लोप होगा, जो कम इंक्लाइन होगा वो कम स्लोप होगा। सबसे ज्यादा इंक्लाइन कौन है, R3 वाला, तो सबसे ज्यादा स्लोप भी किसका होगा, आर थीटा 3 वाले का। मतलब ये स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था V वर्सेस I ग्राफ क्या शो करता है भाई साहब, रेजिस्टेंस शो करता है ना। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा। अरे कंफ्यूज हो रहा है सर, सुनो मेरी बात। रेजिस्टेंस क्या होता है, V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये लाइन सब क्या होती है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, अरे अपना कैमरा ऑफ हो रहा है ना, एक मिनट सुनो। हाँ, तो अपना रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, अपना रेजिस्टेंस तब ज्यादा होगा जब इसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप मतलब ये। अब स्लोप मतलब क्या, कितना ऊपर है भाई, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो ये सबसे ज्यादा ऊपर है ना। कौन से ग्राफ में, वी वर्सेस आई ग्राफ में। कौन से ग्राफ में, वी वर्सेस आई ग्राफ में। जो सबसे ऊपर वाली लाइन उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, मतलब लिख दो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। हाँ या ना, क्योंकि क्या आता है, वी वर्सेस आई ग्राफ में रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप होता है ना। बट देयर इज अ कैच, याद रख लेना, वी लिख लेना, वी वर्सेस आई ग्राफ में, क्या बोला मैंने, वी वर्सेस आई ग्राफ में क्या होता है, स्लोप। वी वर्सेस आई ग्राफ में जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। आई होप सबको क्लियर है मेरी बात ये। चलो पक्की बात। लेकिन आई कैन रिवर्स दिस, कैसे, सर एक और ग्राफ होता है ना, कौन सा, आई वर्सेस वी वाला भी तो ग्राफ होता है, उसमें क्या होगा, फिर से बोलो, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या दिखाएगा, अभी आई दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आई। यहाँ पे क्या दिखाएगा, बी। ये कौन सा ग्राफ बना, आई वर्सेस बी ग्राफ। एक मिनट सर, इसका स्लोप 1/r तो नहीं दिखा था, हाँ, इसका स्लोप क्या दिखाएगा, 1/r। ये एक और है, तो 3 बना दिए, R1 R2 R3। अब यहाँ पे स्लोप निकालो, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। अरे कुछ तो बोलो। अब सुनो, वी वर्सेस आई ग्राफ में मैंने क्या बोला था, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। आई वर्सेस वी ग्राफ में उल्टा होता है, आई वर्सेस वी ग्राफ में, आई वर्सेस वी ग्राफ में क्या होता है, जिसका थीटा ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम।
कोई डाउट यहाँ तक? पक्की बात समझा? देखो वी वर्सेस आई ग्राफ में जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, आई वर्सेस वी ग्राफ में जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया था आई वर्सेस वी ग्राफ में क्या शो करता है। आई वर्सेस वी ग्राफ शो करता है 1/r। क्या शो करता है भाई? इनवर्स है ना, इनवर्स है कि नहीं? मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर बात है हम लोगों को। तो ये सब ग्राफ के टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। लिख लो स्क्रीनशॉट निकालो। चलो जल्दी 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 अब सवाल को देखना जरा। सर क्या PYQ है? हाँ। कब का? 2026 का। सुन, स्टडी द VI ग्राफ ऑफ 3 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर दिए? 3। कौन कौन से? R3 R2 R1। लेकिन सर जैसे ही V वर्सेस IV ग्राफ देखा, कौन सा ग्राफ देखा? IV ग्राफ। दिल में एक ख्याल आया कि अगर IV ग्राफ है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। थीटा बोलो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। जिसका I वर्सेस V ग्राफ में जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। थीटा किसका ज्यादा है? R1 का। रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा? R1 का। थीटा सबसे कम किसका है? R3 का। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कितना होगा? R3 का। तो लिख दो भाई, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अरे कुछ तो बोलो, समझा क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। पक्की बात? चलो डाउट आता। अब देखो कौन सा ऑप्शन है? R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ऑप्शन नंबर 3 टिक मारो। एक सवाल, एक मार्क का सवाल ले लो और मस्त खुश रहना है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, ये भी क्लियर है। चलो अब देखते हैं भाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला था? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है भाई साहब आपका किसी भी, जब करंट फ्लो करता है, जब भी करंट क्या करता है? फ्लो करता है, उसको अपोज करने के लिए क्या यूज होता है? तुम्हारा रेजिस्टेंस यूज होता है। उसको अपोज करने के लिए क्या यूज होता है? रेजिस्टेंस यूज होता है। अब सुन, मतलब जब भी करंट फ्लो करेगा, जब भी करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, उसको अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस करेगा। उसको अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? सुन, उसको मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जिसका मतलब करंट भाग रहा है, करंट को अपोज कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है। करंट को अपोज कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है ना। अब सुन, अब सिंपल सी बात है। मतलब ये ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं कि जैसे तुम बहुत तेज भाग रहे हो तो क्या करेगा? वो रोकेगा थोड़ा, बोलेंगे कि अरे थम जाओ, समझ जाओ। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। आई होप सबको दिख रहा है। चलो एक मिनट, एक सेकेंड, ये थोड़ा कैमरा एंगल आज के दिन एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। चलो पिक्चर भी तो एडजस्ट करते हैं ना, तुम लोग भी एडजस्ट कर लेना, है ना। चलो एक सेकेंड है, थोड़ा चेंज कर दिया एंगल। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। चलो चलो चलो, हाँ ठीक है। चलो आज के दिन एडजस्ट कर लेना भाई। चलो एक सेकेंड बस। ओके गॉट इट। चलो बढ़िया। हाँ अब आ रहा है। चलो बढ़िया। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस फैक्टर होता है। सबसे पहले क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या करता है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट मतलब वो क्या करता है? करंट को, करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। अब सुनो, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर पे। अब वो कौन कौन से फैक्टर है वो देखते हैं। चलो इधर ध्यान सुनो। सबसे पहला तो लेंथ। पहला फैक्टर क्या होता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या? सुनो, इमेजिन करो कि तुम हॉलवे में भाग रहे हो, कोई एक ऐसा पतली सी लाइन है, ऐसी पतली सी क्या है? लाइन है। और इसमें तुम ऐसे इतने लोग भरे पड़े ऐसे, है ना, इतने लोग ऐसे भरे पड़े। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? लोग है, ऐसे भरे पड़े। अब एक बात बताओ, जब ये भागेंगे क्या एक दूसरे को टकराएंगे क्या? अगर एक दूसरे को टकराएंगे तो क्या झगड़ा होगा क्या? और वही झगड़ा मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और वही झगड़ा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भागना मतलब करंट। अब भागने में जब वो झगड़ा होगा तभी तो उनका क्या होगा? अपोज होगा ना। अरे नहीं समझा, सुन। करंट ऐसे है, करंट भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अचानक उनमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा इन द सेंस एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं ना। अब उसी कोलिजन की वजह से जो उनकी स्पीड थी वो कम होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, तुम जब मोटो जीपी वगैरह देखते हो, जब कोई दो कार एक दूसरे से टकराएंगी तो उनकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? वैसे ही तो उनके साथ भी तो है। और स्पीड कम हुई मतलब क्या हुआ? करंट कम हुआ। अब अच्छा, जितना ज्यादा कोलिजन उतना करंट क्या होगा? कम होगा। समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा कोलिजन उतना करंट क्या होगा? कम होगा। अब सुनो एक बात बताओ, इतने भरे पड़े ये और मैंने ये रास्ता इतना बड़ा कर दिया, मैंने कहा अब भागो, दिखाओ भाग के। तो जितना उनको दूर भागना है, क्या उतना झगड़ा और ज्यादा होगा क्या? जितना इनको दूर भागना है उतना ज्यादा और कोलिजन होगा क्या? और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम करंट। अरे नहीं समझ, मतलब जितना मैं लंबा इस वायर को खींचूंगा क्या उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? वही तो मैं कब से कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर वायर की लेंथ बढ़ी, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से बोलूं, अगर वायर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इफ क्या एल इंक्रीजेस, इफ एल इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा? आर इंक्रीजेस। आर क्या होगा? इंक्रीजेस। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो ये हो गया तुम्हारा पहला फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए।
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एल फॉर लेंथ, ए फॉर क्या होता है तुम्हारा एरिया होता है, ए फॉर क्या होता है तुम्हारा एरिया। आई होप सबको क्लियर है। अब सुनो, ए फॉर क्या होता है तुम्हारा एरिया। अब सुनो फिर से वही है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया ना, बेचारे भाग रहे थे ना, अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे भाई साहब, भाग रहे, मैंने क्या कर दिया उनके लिए आसान कर दिया, ये जो एरिया है ना एरिया, ये भाई साहब ये, हाँ ये जो एरिया है ना एरिया, इस वायर को, वायर की जो एरिया है मैंने, ये एरिया को मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया बढ़ा दिया। अब इनको और जगह मिल गई क्या। अब जैसे तो अगर तुम कॉम्पैक्ट भाग रहे हो तो झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, अगर तुम कॉम्पैक्ट नहीं भाग रहे एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हो, अब झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है क्या। मतलब अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो कोलिजन होगा क्या, नहीं, और कोलिजन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि आसानी से भाग पाएंगे। अरे जितनी ज्यादा जगह अपनी जगह से भागो ना कि दूसरे के फटे में टांग अड़ानी है, भाग सकते हैं कि नहीं। तो मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, इसी वजह से मैंने क्या बोला, इफ area increases, if area increases resistance डिक्रीजेस। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और अगर एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई, एक बढ़ा तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ा तो पहला कम। समझा क्या, कोई डाउट यहाँ तक। तो पहला हो गया तुम्हारा क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर ए क्या होता है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद रखना क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, सुन, मान लो मैंने स्टाइलिस लिया, अब स्टाइलिस को अगर मैंने कट कर दिया तो ये तो गोल रहेगा ना। अगर स्टाइलिस को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो गोल रहेगा। जस्ट सुनो एक मिनट, एक मिनट ढूंढते हैं। अब सुन, जैसे मान लो ये, अगर इसको, ये ऐसा था, अब इसको अगर मैंने कट कर दिया, ऐसे काट दिया, तो ये क्या बन गया, गोल बन गया कि नहीं बन गया। मतलब ये गोल बना ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन मतलब पहले पूरा ये बॉल था अपना, है ना, ये क्या है पूरा अपना बॉल, इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, कट करने के बाद क्या हुआ, ऐसा सर्कल बना कि नहीं बना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बना, सर्कुलर बना। क्या बन गया, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो देखो भाई क्या क्या करना पड़ता है, ये ऐसा है क्या, ये चीज पता है बच्चों, इधर ध्यान दो। अब देखो तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको। तो पहला इक्वेशन क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा इक्वेशन क्या था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या दो इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। क्या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बनेगा। प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे अपन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या लोगे, रो एल बाय ए। फिर आर क्या होता है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। विदाउट यहाँ तक चलो। एल रो क्या होता है तुम्हारा, रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। बोलोगे सर रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है बेटा मटेरियल, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मतलब देखो कॉपर लिया और तुमने प्लास्टिक लिया, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। सिंपल सी बात है भाई, कॉपर तो अलाउ करेगा ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। प्लास्टिक क्या है, फ्लो करने का अलाउ नहीं करता, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी जिसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस कम। और ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। देखो इतना सा कॉपर का वायर लिया या फिर इतना बड़ा कॉपर का वायर लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, सेम ही कर। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं कि इतना सा कॉपर सा वायर लिया तो कम रेजिस्टेंस पास, कम करंट पास करेगा, और इतना बड़ा कॉपर का वायर लिया तो ज्यादा करंट पास करेगा। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। ये सिर्फ और डिपेंड करता है, जैसे पानी के साथ ले लो, पानी की डेंसिटी क्या है, इतना सा पानी लो इतना बड़ा पानी लो, पानी की डेंसिटी तो बनी रहेगी ना। कैसा है कि इतना सा पानी लिया तो पानी की डेंसिटी कम, इतना बड़ा पानी लिया तो पानी की डेंसिटी ज्यादा। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। वैसे ये भी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। लेंथ तो अभी देखा, एल मतलब क्या होता है तुम्हारा लेंथ, और ए क्या होता है भाई साहब, अभी तो दिखाया था क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो हाँ या ना, पक्की बात, डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो देखो कितने गर्मी में पढ़ा रहा हूँ भाई साहब को भी, और तो अगर लाइक नहीं किया छोड़ो भी, क्या ही बोलना है। अगर पसंद आए तो ही करना। ठीक है चलो, अभी इधर ध्यान देना। तो क्या यहाँ तक क्लियर है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या बना, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता है हमें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम होता है। क्या होता है, ओहम। इसको क्या बोलते हैं, ओहम। ये कैसे आया, अरे भाई साहब साइंटिस्ट के नेम, अभी तो वही तो पढ़ते हैं। अरे लेकिन लेकिन सर ये रो का यूनिट क्या है, एक बात बताओ, जिसका यूनिट निकालना है तो उसको एक साइड रखना होता है ना। रो का अगर यूनिट निकालना है तो रो को एक साइड रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए बाय एल। क्या आ जाएगा, आर ए बाय एल। आर का यूनिट क्या था, ओम। ए का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर। मीटर ने मीटर को मार दिया, बचा कितना, ओम मीटर। अरे हाँ ना बोल दो भाई, पक्की बात। तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो चलो लिख लो जल्दी 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 जल्दी। चलो आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो रेजिस्टेंस का अपना क्या है, रेजिस्टेंस का अपना क्या है, आर रो, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या है, रो एल बाय
ए। अब सुनो एक और चीज बताता हूँ मैं, है ना, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ, सुनो। क्या बोला था हमने, आर इज, क्या बोला था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या बोला था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर लेंथ को मैंने बढ़ा के 2l कर दिया, कितना कर दिया, 2l कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 2l होगा। कितना होगा, 2l, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। जितना तेज भागोगे उतना तेज वो क्या होगा, ये होगा जो भी होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा कुल इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर मैंने लेंथ को 2l कर दिया तो करंट भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2। मतलब देखो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को देखो, लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लेंथ को अगर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, डबल। लेंथ को अगर मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 4 टाइम। लेंथ को अगर मैंने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, हाफ। अब बात करते हैं एरिया की, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ, क्योंकि उल्टा है ना भाई। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल। मतलब ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सवाल इस पे कैसे आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं, सुन। सवाल ऐसा आएगा, मान लो लेंथ को मैंने कर दिया डबल, कितना कर दिया, डबल। सेम मटेरियल है, कुछ नहीं, बस उसको लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और एरिया को मैंने कर दिया, मान लो एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दे। चलो एरिया का भी कर देंगे हाफ। सबसे पहले, अच्छा दिखा ही नहीं क्या, अरे क्या मेरा कह रहे हैं, चलो फिर से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, चल डन। तो लेंथ को मैंने क्या कर दिया, लेंथ को मान लो कर दिया मैंने डबल, कितना कर दिया, डबल। और एरिया को मैंने कर दिया हाफ, कितना कर दिया, हाफ। अब सिंपल सी बात है, लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, बोलेंगे नया रेजिस्टेंस। भाई साहब ने कहा पुराना वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, जब वो एल हुआ करता था और ये ए हुआ करता था, वो कितना हुआ, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या होता है, रो एल बाय ए, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब चेंज करने के बाद क्या होगा, नया वाला आर न्यू इज इक्वल टू, क्या मटेरियल चेंज किया, क्या नहीं, मटेरियल तो सेम है, बस उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो रो क्या रहेगा, सेम, बिकॉज इट इज रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ मटेरियल पे। कॉपर की जगह पे प्लास्टिक लिया होता तो चेंज होता, कॉपर कॉपर है तो चेंज होगा क्या, नहीं। लेंथ कितनी कर दी, 2l। एरिया कितना कर दिया, ए बाय 2। भाई साहब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 रो एल बाय ए। कितना आ जाएगा, 4 रो एल बाय ए। सुनो मेरी बात, इनिशियली कितना था, रो एल बाई, अब कितना बना, 4 रो एल बाई ए। मतलब पहले के कंपेरिजन में कितना है, 4 टाइम्स, तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, आर न्यू इज इक्वल टू 4 आर ओल्ड। कोई डाउट यहाँ तक, इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करोगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, लेकिन आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में, कुछ नहीं करना, जो भी चेंज आया है उनको पुट कर देना। एक और बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं इस पर, मैं कराऊंगा, सुनो मेरी बात, सुनो। अच्छा इधर से कर सकते हैं delete। चलिए इधर डन, सुनो। एक और आता है, आर का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या यही फॉर्मूला था क्या, एरिया क्या लिया हमने वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है। मतलब एरिया की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सही तो है, अगर ऐसा भी लिख सकता हूँ तो सही तो है, क्योंकि पाई आर का भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। सुन, तो रो एल बाय क्या है, पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब सुन, अगर मैंने लेंथ को, अभी सवाल कैसा आता है देखो, कि अगर लेंथ को मैंने डबल कर दिया, कितना कर दिया, डबल कर दिया, एल सी कितना कर दिया, 2l कर दिया, और रेडियस को मैं कितना कर दूं, इसको भी कर दूं 2r कर दूं, कितना कर दूं, 2r। तो लेंथ हो गई डबल और रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 2r। तब क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, आर ओल्ड वाला फॉर्मूला लगा दो पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये कब का है, जब वो एल एल हुआ करती थी और आर आर हुआ करता था, लेकिन जब बाद में कुछ चेंज हुआ, आर न्यू, क्या आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, रो तो सेम रहेगा, लेंथ कितनी बन गई बेटा, 2l, पाई इंटू आर, कितना यहाँ पे संभल के, पूरे धोखा है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, जो कि कितना बन जाएगा, 4r स्क्वायर। मतलब क्या आ जाएगा, 2 रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया तो बचा कितना, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, और ये 2 है ना, तो कितना आया तुम्हारा, बोलो नया वाला रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इनिशियली कितना था, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब कितना बना, तो इसकी जगह पे आर ओल्ड लिख सकता होगा, तो कितना बना, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, आर डिवाइडेड बाय 2। तो आर ओल्ड का क्या हो गया, हाफ हो गया, क्या, आर न्यू। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करने, आगे जब प्रैक्टिस और इस पे सीरीज रिवीजन सीरीज वगैरह बनेगी तो और डिटेल में अपन इससे बात करेंगे और डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन आई होप सबको क्लियर है। अब क्या करना ना, खुद से ही, अगर तुम्हें इस मामले के सवाल में, जब मेरे एक स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने, मतलब जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ,
तो ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे इस लेवल की प्रैक्टिस करा के रखी, तो बच्चे जो है ना अभी मुंह जबानी बोल देते हैं कि लेंथ को अगर हाफ कर दिया और एरिया को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया। अगर लेंथ को मैंने 1/3 कर दिया और एरिया को भी 1/3 कर दिया तो कितना होगा, जैसे था वैसा रहेगा। अब ये कब होगा, जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, खुद के मन से दे दो कि लेंथ को मैं डबल कर रहा हूँ, रेडियस को हाफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तुम बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें ना ये ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम मुंह जबानी दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। और मेरी एक चीज भाई बहुत याद रखना अच्छे से कि द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल गेट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता रहेगा, है ना। आज के लिए ज्ञान बहुत है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी देखो अब क्या दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0, मैंने बोला था भाई रेजिस्टेंस की रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा क्या करना। चलो इधर देखो क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो एक और चीज, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना, ये सेंटीमीटर वेंटीमीटर जो अलग अलग यूनिट होते हैं ना, बहुत धोखे की घंटा होती है। ये क्या होती है, बहुत धोखे की घंटा। वायर नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पे 44 दिया है, कितना दिया है 44 इंटू 10 टू द पावर, मैं लिख के देता हूँ ना, थोड़ा अपना कैमरे का आज का एडजस्ट कर लेना भाई। 44 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम होता है, कितना होता है 44 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। अब सुन, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, क्या निकालनी है, एल निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है, एल। सुनो मेरी बात, क्या हमें रेजिस्टेंस गिवन है क्या, हाँ सर। क्या हमें रेडियस गिवन है क्या, हाँ सर। क्या रजिस्टिविटी भी गिवन है क्या, हाँ। निकालना क्या है, एल निकालना है, क्या निकालना है, एल। वी नो दैट, जो कि हमें पता है, क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या ये फॉर्मूला पता नहीं है हमें, अच्छा। रो एल एरिया क्या होता है बेटा, सर्कुलर दिया है, रेडियस दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक और चीज मैंने क्या बोला, सेंटीमीटर में ये बनना चलेगा क्या, नहीं इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा, मतलब क्या, देखो सुनो क्या करना, 0.01 सेंटीमीटर है ना भाई साहब, इसको मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, मतलब ऊपर 10 टू द पावर -2 आएगा। तुम इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये कैसे आया, अभी बात से सिंपल सी बात बता दूं, सुनो। जब भी तुमने इसको 1 इधर आगे ले रहे हो ना तो माइनस आता है, अगर इधर जा रहे हो तो प्लस आता है। सुन कुछ नहीं, ये 1 को 2 इधर सरका रहा हूँ ना मैं, इसकी औकात है क्या आने की, नहीं, लेकिन उधार लेके आ रहा है ना, मतलब क्या, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। 2 डिसिमल इधर सरका है ना। अब और सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 100 मतलब एक क्या, कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब क्या आ जाएगा 10 टू पावर +2, +2 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा -2, मतलब कितना बन जाएगा वो तुम्हारा 1 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट करना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, याद रखना, कैलकुलेशन शुड बी क्विक, इजी एंड एक्यूरेट। अब सुनो मेरी बात, आर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रो एल अपॉन ए आया, आर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं अपन, है ना। चलो हाँ हाँ हाँ, कितना हो गया, 44 इंटू 10 रेस टू दी पावर -8, कितना है, 10 रेस टू दी पावर -8 है ना। चलो अब आगे, इंटू लेंथ कितनी है सर, निकालनी है, अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या, 1 इंटू 10 रेस टू दी पावर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है तुम्हारी, ये कितना गिवन है, ये कितना गिवन है 14 गिवन है, कितना गिवन है 14। अब से मेरी बात याद रखना, कैलकुलेशन शुड बी क्विक, इजी एंड एक्यूरेट। सुनो, 22 22 दूनी 44, ये 7 डिनोमिनेटर ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया 14। तो मतलब कितना है 14 इज इक्वल टू 14 इंटू 10 रेस टू दी पावर -8 इंटू एल अपॉन इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर मत कर देना, पता है ना पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 10 रेस टू दी पावर -8, -8 ऊपर जाने का प्लस है, तो ये हो गया कैंसिल। 14 वन इधर डिवाइड है, उधर जाने का मल्टीप्लाई, इधर जाने का क्या होगा डिवाइड, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, एल कितना है तुम्हारा 1 मीटर, कितना है तुम्हारा आंसर 1 मीटर। मैं बोल रहा हूँ हमेशा, पता है बच्चा क्या करता है गलती, 22/7 पुट तो कर दिया, फिर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आसान बनाना सीख लो कैलकुलेशन को। ऐसे अगर किया होता आसान गया है कि नहीं गया, अगर वो 0.00001 लिखते तो दिक्कत होती ना। इसी वजह से कैलकुलेशन शुड बी क्विक, इजी एंड एक्यूरेट। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, देखो 3 मार्क मिल जाते हैं आसानी से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल्स ए बी सी एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? तो हमने सर सुना है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड है, रेजिस्टेंस तो कितने लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। मतलब अब दिखाना है 3 मटेरियल है, कितने मटेरियल है, 3। कौन कौन से मटेरियल है, ए बी और सी। कितने मटेरियल है, ए बी और सी। अब सुन, अब ए बी सी मटेरियल, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 10⁻+17 भाई साहब, मतलब एक के सामने 17 जीरो, ये बहुत ज्यादा है। 10⁻⁻6, 10⁻8, ये सबसे कम है ना। तो जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम, मतलब जिसका रजिस्टिव
हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 हेलो। अच्छा, हाँ, अब देखो, अब एक और सवाल है, क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ थ्री मटेरियल्स, क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी गिवन है, कितने मटेरियल की, तीन। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला होता है क्या? हाँ। अब मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। अब इन तीनों में रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, एक की देखो 10⁻17 है ओहम मीटर, मतलब ये बहुत ज्यादा है, एक के आगे भाई 17 जीरो है ना। इसके कितनी है 44 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी कितनी है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। सबकी सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, इसकी, मतलब एक का रेजिस्टेंस क्या होगा सबसे ज्यादा। क्लासिफाई द मटेरियल्स एज कंडक्टर, एलॉय एंड इंसुलेटर। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो क्या होगा, इंसुलेटर, मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा, इंसुलेटर। बोल सकता हूँ कि ए क्या है तुम्हारा, इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, अब मिड में किसकी आती है, अब मिड में इसकी आएगी कि सबसे कम किसकी है, देखो इसकी है, तो मतलब सी क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो सी बन जाएगा तुम्हारा मेटल, क्या बन जाएगा, मेटल, या फिर कंडक्टर, क्या बन जाएगा, सॉरी, कंडक्टर। और तुम्हारा बी अपने आप क्या बन जाएगा फिर, एलॉय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एलॉय। आई होप सबको क्लियर है ये बात। चलो बढ़िया, तो इसका मतलब सी क्या है तुम्हारा, कंडक्टर है, बी क्या है तुम्हारा, एलॉय, और ए क्या है तुम्हारा, इंसुलेटर, या फिर नॉन मेटल। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस मटेरियल, स्टेट वन ऑफ यूज ऑफ मटेरियल इन द डिजाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टोव, इलेक्ट्रिक आयन। अच्छा, अब सुनो, क्या होता है बेसिकली, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रिकल स्टोव और इलेक्ट्रिकल आयन बनाने में हेल्प करेगा ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बेसिकली माइका वगैरह जो होते हैं इसके क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को सवाल कैसे करना है। आगे बढ़े, अब चलो नेक्स्ट, क्या है, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। अच्छा ये बाद में करेंगे क्योंकि सीरीज और पैरेलल बताना बाकी है ना अभी। चलो अब सुनो, अब देखते हैं क्या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सुनो, रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, करंट को अपोज करना। अब सीरीज और पैरेलल में होता क्या, सुनो, इमेजिन करना, मान लो कि ये रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर का साइन ऐसा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ इस तरीके से। अब देखो, अब ये दो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए, ये है तुम्हारा टर्मिनल ए, ये है तुम्हारा टर्मिनल बी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इमेजिन करो यहाँ पे 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग। 10 लोग पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब सुनो, इनिशियली जब पहाड़ चढ़ना है तो क्या एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्या, एक सेकंड, जब इनिशियली पहाड़ चढ़ना है तुम लोगों को, अब सुन, आवाज आ रही है, चलो हाँ, अब जब इनिशियली तुम्हें पहाड़ चढ़ना है तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक बार ये 10 लोगों ने, अच्छा 10 के 10 को सेम रास्ता है क्या, 10 लोगों को अलग अलग रास्ते है क्या, नहीं, तो मतलब इसी रास्ते से जाना है। अब लोग पहाड़ चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे, क्या यहाँ पे एनर्जी में चेंज आएगा, मान लो इनके पास पहले 100 जूल एनर्जी थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ और मत समझ लो, 100 जूल एनर्जी थी। अब एक बार पहाड़ चढ़ने के बाद इनकी एनर्जी होगी 50 जूल, कितनी होगी, या फिर अपन बोलेंगे कितनी, 75 जूल हो गई एनर्जी, कितनी जूल हो गई, 75 जूल। तो यहाँ का एनर्जी डिफरेंस कितना आया, यहाँ का एनर्जी डिफरेंस आया बच्चों 25 जूल एनर्जी आया, कितना जूल आया एनर्जी, 25 जूल। अब फिर से इन्हीं 10 लोगों को, क्या लोगों ने अलग अलग रास्ते चूज किए क्या, एक ही रास्ता है ना जाने के लिए, फिर से एक और पहाड़ चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, तो अब फिर से पहाड़ चढ़ना है, मतलब फिर से एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे सीधे रास्ते पे कुछ एनर्जी चेंज आता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 75 होगा। अब फिर से एक पहाड़ चढ़े और इनकी एनर्जी कितनी होगी, मान लो भी 25 हो गई, अभी एनर्जी कितनी होगी, मान लो 25, 50 जो लेनी है ले लो, ठीक है, 25 हो गई मान लो। तो अब यहाँ पे कितना गया उनका, 50 जूल एनर्जी गई, कितनी एनर्जी गई, 50 जूल। मतलब क्या इन दोनों ने दोनों के दोनों पहाड़ चढ़े क्या, और दोनों के दोनों पहाड़ चढ़ने की वजह से यहाँ पे कितना जूल एनर्जी का डिफरेंस आया, 25 जूल। यहाँ पे कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया, 50 जूल। मतलब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आया ना, लेकिन लोगों में डिफरेंस आया क्या, यहाँ से निकले कितने लोग थे, 10, यहाँ पे पहुंचे भी कितने, 10, बीच में कोई मरवर तो नहीं गया ना, नहीं, तो मतलब यहाँ से लोग निकले, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, लोग क्या है, सेम है ना, हाँ या ना, लोग क्या है तुम्हारे, सेम। और अगर मान लो यहाँ पे क्या एनर्जी क्या थी तुम्हारी, इनकी एनर्जी में डिफरेंस आया कि नहीं आया, पहले पहाड़ चढ़ने के बाद इनके पास एनर्जी कितनी थी, 75, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ने के बाद कितनी बची, 25, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस दो बार आया, एक बार 25 जूल का एनर्जी डिफरेंस आया, दूसरे बार 50 जूल का एनर्जी डिफरेंस आया। आई होप ये तुम लोगों को कहानी समझी होगी। अभी यही तुम्हारा एक्चुअल में सीरीज और पैरेलल में होता है, कैसे होता है बता रहा हूँ, सुनो, इधर ध्यान दो। अगर मान लो मैंने दो रेजिस्टेंस लिए, क्या लिए, दो रेजिस्टेंस, देखो, एक, तीन ले लेते, दो और तीन रेजिस्टेंस लिए। अब ये पॉइंट तुम्हारा ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है तुम्हारा बी। अब करंट ना, करंट बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, कैसे, अगर मान लो यहाँ से करंट निकला, ए करंट निकला, कितना करंट निकला, ए, यहाँ पे इधर दो रास्ते हैं, तो करंट पता है क्या होगा, इस रास्ते से भी जाएगा, इस रास्ते से भी जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। फिर से मान लो यहाँ पे आगे गए, इधर भी कितना, जैसे मान लो यहाँ से करंट निकला आई, करंट कितना निकला, आई करंट निकला,
यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2। मैं कतई नहीं बोल रहा हाफ हाफ हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा रास्ता मुश्किल। अब सुनो, यहाँ पे जाएंगे, इधर से फिर से जुड़ गए, तो फिर से क्या बन गया तुम्हारा, आई करंट बन गया। अच्छा, अगर ऐसा होता आगे जाके तीन अगर आगे जाके तीन रास्ते मिलते तो अब क्या होता, I1, I2, I3। मतलब जितने रास्ते उतना करंट डिवाइड होगा, वैसे ही जितने ज्यादा रास्ते उतने ज्यादा लोग डिवाइड होंगे। यहाँ पे रास्ता एक ही है ना। अब सुनो, अब एक बात बताओ, करंट मान लो यहाँ से निकला, करंट क्या निकला, इधर से मान लो करंट निकला, ठीक है, ये हाइड कर देता हूँ। अब सुन, अगर यहाँ से करंट निकला है तो ये जो करंट है, इधर से आई करंट निकला। अब करंट को अलग अलग रास्ता है के जाने के लिए, मैंने क्या बोला, करंट डिवाइड कब होगा, जब रास्ते अलग अलग होंगे। यहाँ पे रास्ता क्या सेम है ना, यहाँ से अगर आई करंट गया तो इस रेजिस्टेंस में से भी कितना जाएगा, आई जाएगा, इसमें से भी कितना जाएगा, आई जाएगा, इसमें से भी कितना जाएगा, आई जाएगा। मतलब तीनों रेजिस्टेंस में से ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस R1, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस R2, और ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस R3। अब सुनो, क्या तीनों में से सेम करंट गया क्या? लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो मेरे याद है वो पहाड़ी वाला, यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल, जैसे वहां पे एनर्जी डिफरेंस था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी में चेंज आया ना, एक पहाड़ चढ़ा अलग एनर्जी, एक पहाड़ चला अलग एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल होगा V2, यहाँ पे पोटेंशियल होगा V3। क्या अलग अलग पोटेंशियल है क्या, लेकिन करंट क्या है, सेम। अभी एक बात बताओ, ओम्स लॉ याद है क्या? ओम्स लॉ ने क्या कहा, अगर टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा फिर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह पे क्या है, टोटल करंट, यहाँ पे देखो V की जगह पे लिखा आई टोटल एंड आर टोटल इज इक्वल टू V1। V1 में कितना था, रेजिस्टेंस कितना था R1, करंट कितना था आई, आई R1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से देखो, V2, V2 वोल्टेज में करंट कितना है आई, और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो क्या आ जाएगा आई R2, और तीसरे में कितना आ जाएगा आई R3। सब में आई कॉमन है ना, तो आई 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 कट हो गया, तो बचा कितना, आर नेट या फिर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज में, क्या हो गया सीरीज में। अब एक बात बताओ, सीरीज में सेम क्या था, सीरीज में सेम करंट है। देखो यहाँ पे भी आए हैं, इस रेजिस्टेंस में से भी आई करंट गया, और इस रेजिस्टेंस में से भी आई करंट गया। मतलब सीरीज में ऐसा बोल सकता हूँ कि करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस में जो करंट पास करता है वो क्या होता है, सेम होता है। एक और चीज याद रखना, बहुत सारे लोग ना ऐसे कंफ्यूज कर ले जाते हैं कि अगर एक दूसरे के ऊपर है तो पैरेलल, एक पास में तो सीरीज, ऐसा नहीं होता। अगर दो रेजिस्टेंस में से सेम करंट चल रहा है, अगर दो रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा सीरीज। क्या हो गया, सीरीज। अब देखो, तो सीरीज आई होप सबको क्लियर है। तो आर नेट का फॉर्मूला क्या बना, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात करते हैं किसकी, पैरेलल की। अब बात करेंगे पैरेलल की। अब सुनो, फिर से वही कहानी ले लेते हैं। मान लो यहाँ से लोग कितने निकले, 10 लोग निकले। कितने लोग निकले, 10। अब ऐसे दो रास्ते हैं भाई साहब, यहाँ पे एक पहाड़ है और इधर एक पहाड़ है, ठीक है, और दोनों को मिलके जाना है, इधर जाना है, इस वाले पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे मंदिर है मान लो कोई, तो यहाँ से 10 लोग निकले। अब क्या दो रास्ते हैं क्या, अब दो रास्ते, मतलब ये पहाड़ को मान लिया R1, इस पहाड़ को मान लिया मैंने R2, लोगों को मान लिया मैंने करंट, लोगों को क्या मान लिया, करंट, और जो एनर्जी डिफरेंस को मैंने मान लिया पोटेंशियल। अब सुनो, अब जब ये लोग यहाँ से निकले, अब पहाड़ चढ़ने के लिए सेम एनर्जी, सबके पास सेम एनर्जी है ना। अब सुनो, जब यहाँ से लोग निकले, दो लोग अलग अलग डिवाइड होंगे क्या, थोड़े बहुत लोग इधर जाएंगे, थोड़े बहुत लोग इधर जाएंगे, हाँ या ना। मतलब अब देखो, एनर्जी डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। जैसे मान लो पिछले केस में यहाँ से इनके पास 100 जूल एनर्जी है, कितनी जूल एनर्जी है, 100 जूल। इधर पहुंचने के बाद कितनी आई, 75 जूल आई। अब देखो, अगर तुम इस पहाड़ से भी जाओ तब भी इनिशियली कितनी एनर्जी तुम्हारे पास, 100 जूल, बाद में कितनी बचेगी, 75 जूल। अगर इस रास्ते से भी जाओ तो भी इनिशियली कितनी होगी, 100 जूल, बाद में कितनी बचेगी, 75 जूल। मतलब खर्च कितनी हुई, 25 जूल हुई। कितनी हुई, मतलब डिफरेंस कितने का है, 25 जूल का है ना। चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, एनर्जी डिफरेंस कितना आता है, 25 जूल का। वैसे ही अभी किस में होता है, रेजिस्टेंस में भी होता है। ऐसे ही क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस में कैसे होता है, सुनो इधर ध्यान। एक बात बताओ, मतलब इतना तो पता चल गया ना, एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सुनो, यहां से निकले, ये हो गया तुम्हारा R1, है ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा R2। अब सुनो, यहां से करंट निकला आई, करंट कितना निकला आई, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। अब सुनो, अगर करंट यहां से आई निकला, इधर डिवाइड होगा कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफ होगा क्या, नहीं। इस रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R1, इस रेजिस्टेंस को मैं मान लूंगा R2। अब जब करंट डिवाइड हुआ तो इधर कितना जाएगा, I1 जाएगा कि नहीं, और इधर कितना जाएगा, I2 जाएगा कि नहीं। मतलब करंट डिवाइड हुआ कि नहीं, लोग जैसे डिवाइड हुए वैसे ही क्या डिवाइड हो गया, करंट। लेकिन दोनों का जैसे एनर्जी डिफरेंस सेम था, वैसे ही पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, V, इसमें पोटेंशियल भी कितना होगा, V। यहाँ से करंट इसमें से भी, अब देखो इधर से I1 निकला तो इधर भी कितना गया, I1, इधर भी कितना गया, I1, इधर भी कितना है, I1, इधर से भी इस रास्ते से कितना गया, I2, यहाँ से कितना गया, I2, दोनों मिलके फिर से कितना बन गया, I बन गया।
लेकिन इस रेजिस्टेंस में करंट कितना पास हुआ था, I1। इस रेजिस्टेंस में करंट कितना पास हुआ, I2। कितना करंट पास हुआ, I2। अब सुन लो, अगर I2 करंट पास हुआ है, अगर I2 करंट पास हुआ है, तो मैं टोटल करंट क्या होगा फिर, टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब टोटल करंट है, फिर से ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू क्या आता है तुम्हारा, IR। तो I क्या बनेगा तुम्हारा, V अपॉन R बनेगा कि नहीं। तो अब सबके लिए पोटेंशियल सेम है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V अपॉन आर नेट, V अपॉन आर नेट किसके लिए, इसके लिए, V अपॉन आर नेट इज इक्वल टू V अपॉन R1। देखो पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना, R1 प्लस V अपॉन R2। अगर तीसरा रेजिस्टेंस होता तो R3। तो मतलब अब यहाँ पे V कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू n, जितने नंबर होंगे उतने। मतलब अब सुनो, अब घर में क्या होता है ना, एक ये चीज याद रखना, सवाल में एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि पैरेलल इज प्रेफरेबल इन होम डिवाइसेस वर्क इंडिपेंडेंटली। क्यों, क्योंकि सुनो, करंट अगर डिवाइड नहीं होगा, करंट अगर देखो वोल्टेज अगर सेम होगा तो क्या सब सेम चलेंगे ना। अब अगर मान लो तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस बल्ब के लिए, स्टार्टिंग वाला जो बल्ब है उसके लिए वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्राइट करेगा। आगे जाओगे तो वोल्टेज चेंज होता है कि नहीं सीरीज में, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा डिम। फिर आगे जाते जाते डिम होता जाएगा। मतलब एक पहला वाला लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट, दूसरा वाला कम, तीसरा वाला और कम। ऐसा घर में चलेगा क्या, नहीं। इसी वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस अपन क्या करते हैं ना, पैरेलल में करते हैं, क्योंकि उनमें सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप ये क्लियर है सबको, चलो बढ़िया। तो ये आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो अपन ने दो इक्वेशन देखी, कितने इक्वेशन देखे, दो। पहला इक्वेशन क्या देखा बोलो, अगर सीरीज में है, इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस अगर किसमें, सीरीज में, रेजिस्टेंस किसमें, इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बोलना जरा, सीरीज में होता है आर इक्विवेलेंट है, फिर आर नेट बोलो जो तुम्हारी मर्जी करे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 अप टू Rn, है ना। और अगर मैं बात करूं इन पैरेलल, क्या बात करूं, इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn। हाँ यार ना। अब सीरीज में हमने क्या देखा, इसमें कांस्टेंट क्या था, देखा लोग सेम थे ना। मतलब करंट क्या है सीरीज में, अगर सीरीज में होगा तो करंट क्या होगा, सेम। और डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज। कोई डाउट यहाँ तक, चलो इसके सवाल कैसे करने बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो गए क्या। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आई होप सबको क्लियर है। ये क्या होता है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और इस पे आगे जाके यही टाइप के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो अभी क्या आता है, देखो क्या हुआ, अब देखो 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है। कितना ओम है, 12 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट 1 to 2। मतलब करंट कहां से कहां जाना चाहता है, करंट कहां से कहां जाना चाहता है, एक से लेके दो तक जाना चाहता है। कहां से लेके कहां तक जाना चाहता है, एक से लेके दो तक। मतलब करंट निकला यहां से, कहां से निकला, इधर से, जाना चाहता है इधर। अब जैसे ही करंट यहाँ पे आया, मान लो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से करंट कितना निकला, आई निकला कि नहीं। अब जैसे ही आई निकला, यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट तक आ गया। अब ए पॉइंट पे उसको दो रास्ते मिल गए, इधर भी और इधर भी। करंट बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, वो क्या करेगा, दोनों रास्ते से जाएगा। इधर से जाएगा मान लो करंट I1, और इधर से कितना जाएगा, I2। अब इधर से I2 निकला तो इधर भी कितना पहुंचेगा, I2। मतलब इस रेजिस्टेंस से I2 गया, इसमें से भी कितना जाएगा, I2, क्योंकि सेम रास्ता है ना। इसमें से भी कितना जाएगा, I2, क्यों, क्योंकि सेम रास्ता है। इधर से गया I1, फिर से दोनों भाई मिल गए, और इधर कितना गया, I करंट गया, है ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसमें करंट कितना गया, I1, और इसमें कितना गया, I2। करंट सेम मतलब सीरीज, करंट डिफरेंट मतलब पैरेलल। क्या इन तीनों में करंट सेम है क्या, मतलब ये किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में लिखा दो, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 प्लस 12 प्लस 12, जो कि कितना बन जाएगा तुम्हारा, 36 ओहम। कितना बन जाएगा, 36 ओहम। मतलब इन तीनों में से कितना गया, I2 करंट गया, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना है, 36। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक और डायग्राम बना दिया करो। तो जैसे करंट सीधा बना देता है, इसको ऐसा सीधा कर देता। तो अगर सीधा कर दिया तो यहाँ पे ये गया ऐसे, हाँ यार ना। अब देखो इसमें से करंट कितना गया था, I1 गया था। कितना करंट गया था, I1, और दूसरे में से कितना गया था, I2 गया था। तो अब सुनो, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी क्या, इसमें से अलग गया ना करंट, तो करंट अलग, तो ये अलग, और इसमें से क्या ऐसा गया था, तो ये डायग्राम सीधे साधे ऐसे बनती है क्या। समझो मेरी बात, मैंने क्या किया, सुनो, यहां से करंट अलग गया,
हाँ ठीक है सर, यहाँ से करंट आई बन गया, यहाँ से आई टू इधर से अगर मान लो आई टू डिवाइड हो तो आई टू ऐसे बनेगी क्या? अब इन तीनों का तुमने क्या इक्वल निकाल दिया ना, जो कि कितना है 36, तो आगे जाके फिर से क्या बनेगा, 3 की जगह पे 1 लिख सकते हो ना। हाँ, यहाँ पे कितना है 1 जो कि कितना है 12, और यहाँ पे कितना है 1 जो कि अब कितना बना, तीनों का मिला के 36 बना, कितना बना 36 ओम, ये कितना बना 12 ओम, आगे जाके फिर से मीट हुआ। अब ये सीरीज है कि पैरेलल, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/12 प्लस 1/36, निकालो बेटा एलसीएम, इंटू थ्री, 3 और 4, तो 4 कितना है 36 आया, ये क्या बना 1/R तुम्हें निकालना क्या है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इसका उल्टा कर दो, 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा 9, कितना है 9 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा R इक्विवेलेंट विच इज 9 ओम। आई होप सबको ये क्लियर है कैसे करना है सॉल्व। चलो आगे और सवाल है इसके बहुत बढ़िया बढ़िया, चलो ये हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो फिर से क्या दिया, 4 रजिस्टर्स दिए, कितने रजिस्टर दिए सवाल दिख रहा है, हाँ चलो क्या कितने रजिस्टर दिए 4 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। अच्छा, एंड एंड टू एंड फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ए से लेके करंट कहाँ तक जाना चाहता है, बी तक जाना चाहता है। अब एक बात बताओ, यही से निकलेगा करंट, अब जब निकलेगा तो इधर आधा डिवाइड होगा, इधर आधा डिवाइड होगा, इधर मान लो गया I1, इधर कितना जाएगा I2, तो जहां से यहाँ से करंट जा रहा है ये टू बी ही निकालना है ना, हाँ तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो इधर गया कितना I2 मतलब ये तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज, और ये किस में आ जाएगा पैरेलल में, तो नई डायग्राम कैसे बनेगी, सब पहले ही डिवाइड हो रहे, इसमें से कितना जाएगा 2 ओम जाएगा, इसमें से क्या तीनों के तीनों सेम है ना, मतलब क्या 2 ओम 2 ओम 2 ओम है ना, और आगे जाके क्या करेंगे बी तक जाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, दो, ये भी कितना दो 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 मतलब कितना, अब ये सीरीज है ना, तो सीरीज में क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 2 + 2 + 2 जो कि कितना बन जाएगा 6 ओम बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ना बोल दो भाई। चलो तो ये इसकी जगह पे क्या बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो क्या, ये 2 ओम वाला अपना और तीनों की जगह पे एक, विदाउट यहाँ तक। चलो ये बनाना बहुत आसान भी है और बनाया करो, इसका रीजन में जब सर्किट डायग्राम करेंगे तब बताऊंगा। तो इसका कितना आया 2 ओम आया, ये कितना आया 6 ओम, अब ये सीरीज है कि पैरेलल से, पैरेलल तो क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 दिख रहा है। चलो अब R1 की वैल्यू कितनी है बोलना जरा, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू तुम्हारी 1/2 प्लस 1/6, इसको इंटू थ्री करोगे मतलब कितना 4/6, मतलब ये उल्टा है ना, तो उल्टा करोगे क्या 6/4, जो कि कितना आएगा तुम्हारा 3/2 मतलब 1.5, कितना आया तुम्हारा 1.5, इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1.5 ओम आएगा, कितना आएगा 1.5 ओम। आई होप सबको क्लियर है ये चीज, पक्की बात, आगे बढ़े चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट। अब देखो हाँ, एक बात बोलो, मैंने एक अभी अपन ने सवाल किए थे कौन सा, लेंथ को अगर ये बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, सुनो अब सवाल क्या दिया है, सवाल ऐसा है अ वायर ऑफ लेंथ एल इज ग्रेजुअली स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच वाले ना, अच्छा अच्छा इसका बताते हैं सुनो। अब देखो जब भी कभी ये स्ट्रेच और ये वर्ड है, अब इसका एक्चुअल में भी बताऊंगा मैं और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है एक्चुअल में कैसे करना है सुनो। पहले लेंथ कितनी थी एल थी, पहले लेंथ कितनी थी, अब सुनो इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है, पहले मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और अगर मान लो अच्छा 1 मार्क के लिए तो डायरेक्टली कैसे करना है वो भी बताऊंगा, कि 3 मार्क के लिए आया तो कैसे करना है, 1 मार्क के लिए आया तो कैसे करना है, एमसीक्यू तो 1 मार्क का होता है ना। अब सुनो और एमसीक्यू दिया है, अब देखो मेरी बात सुनो क्या दिया है, a wire of length L is gradually stretched so that its length increases to 3L। अब देखो इसको 3 गुना बनाया, क्या बोलोगे सर आपने अभी बताया लेंथ 3 गुना बढ़ेगी तो 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बेटा एक सेकंड, कितना आसान है सर, लेंथ 3 गुना बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा 3, चलो और पहले ऑप्शन 3 है ये, यही तो खेलते हैं तुम्हारे साथ, ये गलत है, ये क्या हुआ गलत, ऐसे होता ही नहीं कि अगर लेंथ 3 टाइम, यहाँ पे बढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया स्ट्रेच, इसको क्या कर दिया स्ट्रेच। एक काम करो घर पे जाओ रबर ले लो और रबर को स्ट्रेच करो, अब जैसे ही तुम रबर को स्ट्रेच करोगे ना एरिया उसका कम होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, सुनो भाई तुमने रबर लिया और रबर को तुम स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे अपने पास है क्या रबर नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने रबर को अगर स्ट्रेच कर दिया तो रबर जैसे स्ट्रेच हो रहा है उसका एरिया क्या होता जाएगा कम, तो अगर लेंथ 3L हुई एरिया क्या होगा 3 टाइम्स कम, मतलब देखो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू नई जो लेंथ है वो लेंथ कितनी बनेगी 3L, लेकिन स्ट्रेचिंग की वजह से एरिया कितना बना तुम्हारा A/3 बना, कितना बना एरिया A/3। अच्छा तो फॉर्मूला क्या बनोगे R इज इक्वल टू रो इंटू नया वाला 3L अपॉन एरिया कितना A/3, मतलब कितना 3/3, 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी क्या आ जाएगा 9 रो L/A, इनिशियली कितना था रो L/A, अब जाके कितना बना 9 रो L/A, मतलब रेजिस्टेंस कितना बना 9R टाइम बना, कितना बना 9R, सर ये आंसर है। सर इतना बड़ा कौन सोचे, एक सेकेंड, दो ट्रिक बता रहा हूँ आसानी से समझ लेना, बहुत आसान है। अगर वर्ड दिखे स्ट्रेच, क्या वर्ड दिखे
स्ट्रेच, तो क्या करने का पता है क्या, कितने टाइम स्ट्रेच किया था, 3 टाइम स्ट्रेच किया था, तब फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, क्या लगाओगे, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। कितने टाइम स्ट्रेच किया था, देखो यहाँ पे दिया है, एक सेकंड, कितने टाइम स्ट्रेच किया था, 3 टाइम स्ट्रेच किया, क्या मतलब एन की जगह पे कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9 आर ओल्ड। समझा, क्या हो गया तुम्हारा आंसर। अगर मान लो सर कभी कभी फोल्ड वर्ड आए, तो फोल्ड के लिए कुछ नहीं, वही फॉर्मूला बनेगा, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर। समझा क्या। अब इसी सवाल में अगर ऐसा होता कि 3 टाइम्स फोल्ड कर दिया, तो 3 टाइम्स फोल्ड करने के बाद नया रेजिस्टेंस कितना बनता, आर ओल्ड बाय 9। आई होप सबको क्लियर है, समझा क्या। चलो लिख लो जल्दी, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब एक और सवाल हमने ऊपर छोड़ा था, है ना, अरे सब याद रहता है अपने को। इधर देखो, चलो क्या दिया था वो सवाल, हाँ, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वायर को कितने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने वायर को 3 इक्वल पार्ट में कट करा है, अगर वायर को मैंने कितने पार्ट में कट किया है, 3 इक्वल पार्ट कट किया है, अब फोल्ड किया है क्या, नहीं। याद रखना, वो जो मैंने 2 फॉर्मुलाज बताए, वो फोल्ड और स्ट्रेच, जब ऐसे वर्ड आए तब यूज करना है। ये क्या है, एक मतलब मान लो सिंपल सी बात है, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था, और जिसकी लेंथ कितनी होगी, एल। अब 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कट कर दिया, तो ये वाली कितनी बनेगी, L/3। ये वाली कितनी बनेगी, L/3। और ये वाला भी, आखिर वाला पार्ट भी कितना बनेगा, L/3। समझा मेरी बात यहाँ तक, अच्छा। क्या रेजिस्टेंस लेंथ के पे डिपेंड करता है क्या, हाँ, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटी तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। अब लेंथ पहले एल थी, अब कितनी बनी, L/3, मतलब रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 3 टाइम्स कम। मतलब अगर पूरा रेजिस्टेंस के लिए आर था, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R/3। इसके लिए कितना बनेगा, R/3। इसके लिए कितना बनेगा, R/3। बोलोगे सर एरिया में चेंज, नहीं भाई साहब, बस ये पूरा था, इसको मैंने 3 कट कर दिए, तो एरिया में कहा चेंज आया। अब सुनो, अब नया वाला फॉर्मूला क्या है, एंड दिस देन जॉइंड इन पैरेलल। तो अब क्या है भाई, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज फॉर्म। अब बच्चा बच्चा जानता है भाई, पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R नेट इज इक्वल टू कितने हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा एक बात बताओ, R1 की वैल्यू कितनी बनी हर किसी, R/3 प्लस R/3 प्लस R/3, है ना। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऊपर गया क्या, तो ये कितना बनेगा, 1/R नेट इज इक्वल टू क्या बना, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, मतलब कितना, बेस से में तो 9/R, ये क्या है, 1/R नेट। तुम्हें क्या चाहिए, आर नेट चाहिए ना, तो आर नेट क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका उल्टा, R/9 ओहम। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, चलो लिख लो जल्दी, चलो हाँ जी क्लियर है, नेक्स्ट चलो। तो सीरीज और पैरेलल आई होप सबको क्लियर है, ये सवाल भी हो गया अपना, क्या बात है। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अच्छा अब ये देखना है क्या है। अब देखो मैंने क्या बोला, कोई भी अगर सीरीज में है कि पैरेलल में, कैसे डिसाइड करोगे कि अगर वो क्या करंट डिवाइड हो रहा है तो सीरीज, सॉरी अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, अगर करंट सेम है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सीरीज। अब सुनो अच्छे से, इधर ध्यान दो, यहां से करंट निकला, ए से बी तक जाना चाहता है, क्या करंट डिवाइड हुआ, क्या आधा जाएगा इधर, आधा जाएगा इधर, हाँ यार ना। चलो अब यहाँ से करंट कितना गया, 2 ओम, यहाँ से भी कितना गया, 2 ओम। करंट डिवाइड हुआ कि नहीं, सीरीज के पैरेलल, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या आ जाएगा, बेस से में मतलब क्या, 2/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा तुम्हारा, डायरेक्टली 1 ओम आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात, आसान है कि नहीं, चलो बहुत आसान है। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट वाला देखो, तो अब ये तुम लोग करोगे, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब सीरीज है कि पैरेलल तुम सोचना, यहाँ से करंट निकला, क्या हुआ, डिवाइड हुआ कि नहीं, तो बताओ सीरीज के पैरेलल, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से गया I1, इधर से गया I2, लेकिन यहाँ से I1 गया तो इसमें से भी कितना गया, I1, यहाँ से I2 गया तो इसमें से भी कितना गया, I2। करंट इन दोनों में सेम, मतलब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और इनका एक दूसरे में पैरेलल, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। चलो सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो। अब इसका निकालना किसका वन आता है, ठीक है, ये सवाल मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम लोग करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब बात करते हैं, ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये पसंद आया। अब ये सवाल है कि एक बात बताओ, अब तुम क्या समझते हो, बताएं कि अगर एक के बाद दूसरा लगाया मतलब सीरीज, लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, इसमें तो एक के बाद दूसरा ही लग रहा है ना, क्या ये सीरीज है कि पैरेलल है। चलो देखो एक बार, अगर करंट कहाँ से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, याद है कि भूल गए, बहुत टाइम हो गया सर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आया करंट, कितना निकला है ऐसे, मान लेते हैं आई करंट निकला, कितना करंट निकला, आई। अब जब यहाँ से करंट जा रहा है, तो क्या यहाँ से करंट डिवाइड होगा, क्या इधर जाएगा आधा, इधर जाएगा आधा, मतलब इस रेजिस्टेंस में मान लेते करंट गया I1, कितना गया I1, और इस वायर से कितना गया करंट तुम्हारा I2 करंट गया, कितना करंट गया I2। अब देखो फिर से यहाँ पे आया, अब फिर से रास्ते दो मिले क्या, मैंने क्या बोला, करंट बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, जितने रास्ते दिखेंगे उतना डिवाइड होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तुम्हारा क्या I3, और इधर क्या जाएगा I4, इसमें से कितना जाएगा फिर I4, इधर से कितना आया I2, और इधर से जुड़ा I4।
अच्छा I4 और I2 अलग अलग है, फिर से जुड़ के एक और करंट अलग बनेगा, जो कि बनेगा तुम्हारा मान लो I5। तो क्या हर रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट गया क्या? तो सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है, तो लिख दो क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पक्की बात। चलो कितना, 2 3 6 मतलब कितना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, इसको कितने से, 2 से, इसको 1 से, 3 और 2 5 और 1 6, 6 बाय कितना, ये सब भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6/6 मतलब कितना, 1 ओम आ जाएगा। कितना, इसको इनवर्स भी कितना आ जाएगा, 1 ओम। मतलब आंसर क्या है तुम्हारा, डाउट यहाँ तक? देखो सीबीएसई 2024 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो डाउट यहाँ तक। चलो तो ये भी तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया खत्म। अब तुम्हारे आते हैं सर्किट प्रॉब्लम। क्या आते हैं, सर्किट प्रॉब्लम। तो अब जो भी तुम्हारा बचा हुआ पार्ट है सर्किट प्रॉब्लम का और हीटिंग इफेक्ट, ये अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज बहुत ज्यादा हो रहा है, अपन ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में और मैं इसमें और सवाल ऐड कर सकूं और डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक के लिए जितने भी मैंने बताई चीजें, इनको नोट्स बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो लिख लेना एक साइड में। जैसे मैंने स्लोप वाला बोला था, ग्राफ वाला, जैसे वो स्ट्रेचिंग वाला बोला, तो और बहुत सारी चीजें हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कुछ तुम्हारी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।